हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखित देवराज चौहान सीरीज का नॉवेल दौलत मेरी दुश्मन का दूसरा भाग। अगला दृश्य। इस कुत्ते का तो मैं वो हाल करूंगा कि ज़माना देखेगा। सुजान सिंह के स्वर में जहान भर की दरिंदगी थी। ये मेरे हाथों से मरेगा, सिर्फ मेरे हाथों से। कोई कुछ न बोला। सुजान सिंह दांत किटकिटाता रहा। गुस्से से पागल हुआ जा रहा था वो। कठिनता से अपने होठों से निकलने वाले शब्दों पर काबू पाए हुए था। करना क्या है वो सोचो, चंदानी बोला। जहाँ नक्शा पड़ा है वहाँ फोतेदार अपने आदमियों के साथ कब्जा जमाए हुए है। भीतर जाने की कोई गुंजाइश नहीं। मेरे ख्याल में तो उससे मिलकर चलने में ही फ़ायदा है। नहीं, सुजान सिंह गुर्राया। उस कुत्ते से नहीं मिला जाएगा। तुम क्या चाहते हो, हम हर अरे गहरे को अपने साथ मिलाते जाएं? मत भूलो, आज मेरे हाथ में ताकत है। वो भीतर जमा बैठा है। हमें किसी प्रकार उसे शिकस्त देनी चाहिए, और तब तक उससे लोटिया जा मिला तो ऐसा नहीं होगा। अमृतलाल, अपने साथियों सहित इस जगह पर अच्छी तरह घेरा डलवा दो। लोटिया बंगले की दीवारों को भी न छू पाए। तुम खुद भी यहीं मौजूद रहोगे। अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं रहा। सुजान सिंह एक एक शब्द चबाकर कह रहा था। तब तक मैं भीमराव से बात करता हूँ, इस उल्लू के पट्टे फोतेदार सिंह के बारे में। अमृतलाल ने सिर हिलाया, फिर बोला, एक बात मुझे बहुत खटक रही है सर, कि फोतेदार अपने आदमी के साथ बिना किसी की निगाह में आए बंगले में कैसे प्रवेश कर गया, जबकि सख्त पहरा था। हर कोई सावधानी से अपनी ड्यूटी दे रहा था, और इस बात का जवाब सिर्फ यही है कि बंगले तक जाने का कोई गुप्त रास्ता है जिसके बारे में हमें कोई खबर नहीं। सुजान सिंह होठ भींचकर अमृतलाल को देखता रह गया। अमृतलाल। लंबी खामोशी के बाद सुजान सिंह बोला, अंडरवर्ल्ड में मेरी उम्र बीत गई, लेकिन मैंने आज तक फोतेदार सिंह का नाम नहीं सुना। ये कौन है जो अचानक ही हमारे सामने आ गया, और जिसे लोटिया के बंगले के भीतर पहुंचने का गुप्त रास्ता अगर कोई है तो उसे मालूम भी हो गया, जबकि इस मामले की हमें आज तक भनक भी नहीं पड़ी। बात सोचने की है ना। तुम अपने आदमी का कहा भूल रहे हो, चंदानी बोला। जब यह भीमराव को लेने गया था तो उस समय फोतेदार उसके पास था, और भीमराव, उससे तो हर बात की आशा की जा सकती है, क्योंकि उसको तो धंधे ही जानकारियाँ इकट्ठी करना है। तुम्हारा मतलब है कि भीमराव ने फोतेदार को बंगले में पहुंचने का रास्ता बताया? शायद ऐसा ही हुआ हो। चंदानी ने सहमति से सिर हिलाया। अमृत, तुम अच्छी तरह घेरा डाल लो, हम भीमराव से मिलकर आते हैं। सुजान सिंह, मेवारा, चंदानी महंत और अपने आदमी के साथ वहां से चला गया। अमृतलाल ने अपनी देख रेख में बंगले के गिरद सख्त घेरा डलवा दिया। कोई किसी के पास मौजूद होने से उसका आदमी नहीं हो जाता। भीमराव ने तीखी निगाहों से सुजान सिंह को देखा। अब मैं तुम्हारे पास हूँ तो क्या था, तुम्हारा आदमी हो गया? फिर फोतेदार तुम्हारे पास क्या करने आया था? सुजान सिंह ने दांत किटकिटा कर कहा। धंधे के सिलसिले में आया था, जानकारी लेने। किस बात की जानकारी? लोटिया के बंगले के भीतर जाने का कोई रास्ता मुझसे पूछ रहा था। तब मुझे नहीं मालूम था कि क्यों पूछ रहा था। सोचा लोटिया के माल पर हाथ डालना चाहता होगा। मैंने मुंह मांगी कीमत ली और लोटिया के बंगले के भीतर जाने का गुप्त रास्ता उसे बता दिया। फोतेदार है कौन? मालूम नहीं मुझे। कुछ तो पता होगा उसके बारे में। नहीं पता। और वह गुप्त रास्ता कौन सा है बंगले के भीतर जाने का? भीमराव के चेहरे पर जहरीली मुस्कान व्याप्त हो गई। वो तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं बता सकता। क्यों? सुजान सिंह सुलग उठा। एक चीज़ का सौदा मैं एक ही बार करता हूँ, बार बार नहीं। भीमराव के शब्दों में दृढ़ता भरी भरी पड़ी थी। उस गुप्त रास्ते का सौदा मैं फोतेदार से कर चुका हूँ, उससे कीमत ले चुका हूँ। इसलिए गुप्त रास्ते पर बात भी करने का रास्ता बंद हो चुका है। सुजान सिंह आगे बढ़ा और मुट्ठी में उसने भीमराव के बाल पकड़ लिए। तू बताएगा, तू बताएगा कि लोटिया के बंगले के भीतर जाने का गुप्त रास्ता कौन सा है, नहीं तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। भीमराव का जिस्म गुस्से से कांपने लगा। उसने हाथ उठाकर सुजान सिंह की कलाई थामी और भेड़िए की भांति गुर्राते हुए बोला, होश में आ सुजान सिंह, होश में आ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पोतेदार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खजाना तेरे हाथ में आएगा नहीं। तू चाहे कुछ भी सही, अंडरवर्ल्ड में मेरा भी रुतबा है। अगर मैं तेरे खिलाफ हो गया तो मुझे तुझे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मुझे खजाना चाहिए, समझे? तेरा आदमी फोतेदार, वो मेरा आदमी नहीं। जो भी हो, पोतेदार मेरे रास्ते का पत्थर बना पड़ा है। उसे रास्ते से तभी हटाया जा सकता है जब हम उसे गर्दन से जकड़ सकें। ये काम कैसे होगा ये तू ही बता सकता है। भीमराव ने झटका दिया और अपने सिर के बाल सुजान सिंह की मुट्ठी से आज़ाद कर लिए। दोनों शेरों की भांति आमने सामने खड़े थे।
जो बात मैं कीमत लेकर फोतेदार को बता चुका हूँ वो तुझे कैसे बता सकता हूँ? मेवाराम चंदानी बोल पड़ा। भीमराव, पोतेदार तो नया पंछी है, आज है तो कल नहीं। हम लंबी रेस के घोड़े हैं, आज भी साथ है तो कल भी साथ हैं। समझदारी इसी में है कि तुम हमारा साथ दो, कल को तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो हम ही तुम्हारे काम आएंगे। पोतेदार नहीं आएगा, बेहतर होगा कि तुम हमें बंगले के भीतर जाने का रास्ता बता दो। भीमराव ने तीखी निगाहों से चंदानी को निहारा। तुम लोग अभी जानते नहीं कि पोतेदार क्या भला है, वरना ऐसा ना कहते। भीमराव ने जहरीले सर में कहा। इस बात से भी तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकी कि वंडर अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक लोगों के मसले में कूद पड़ा है। जाहिर है कि वो भी तो कुछ हो गई। यही तो हम जानना चाहते हैं कि वो क्या है। महंत बोला। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है बताने की, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि वो तुम सबसे खतरनाक है। अगर कभी तुम लोग उसके घेरे में आ गए तो ये बात तब तुम लोगों को मालूम होगी। मैं उसे बहुत पुराना जानता हूँ। तुम बंगले के भीतर जाने का रास्ता बताओगे या नहीं? सुजान सिंह गुर्रा है। नहीं। सुजान सिंह ने खतरनाक ढंग से रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले ली। बेवकूफ़ तो नहीं हो गए तुम? चंदानी ने आगे बढ़कर सुजान सिंह की कलाई थाम ली। रिवॉल्वर जेब में रखो। भीमराव से तुम्हारा पुराना संबंध है, वैसे भी रिवॉल्वर निकाल लेने भर से ये मसला हल नहीं होगा। महंत, अमृतलाल, तुम दोनों भीमराव का ख्याल रखो, हम अभी आते हैं। चंदानी सुजान सिंह को लेकर लगभग ज़बरदस्ती ही कमरे से बाहर होता चला गया। अगला दृश्य। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया सुजान सिंह? सुजान सिंह को एकांत जगह ले जाकर मेवाराम चंदानी ने सख्त सर में कहा। क्यों, इसमें खराब दिमाग की बात कहाँ से आ गई? सुजान सिंह ने दांत भींचकर उसे देखा और रिवॉल्वर जेब में डाल ली। जब तक हमें बंगले के भीतर जाने का गुप्त रास्ता नहीं मालूम होगा, हमें सफलता नहीं मिलेगी। रास्ता मालूम होने पर उस पर पहरा लगा सकते हैं कि जो भी बाहर निकले उसे गोली से उड़ा दिया जाए। इस प्रकार फोतेदार कब तक बंगले में बंद रहेगा? 2-4 दिन का राशन पानी होगा, समाप्त होने पर उसे सिर झुकाकर बाहर आना ही पड़ेगा। दूसरे उस रास्ते से जयकिशन लोटिया भी बंगले में प्रवेश कर सकता है। लोटिया और फोतेदार सिंह आपस में मिल सकते हैं। समझे? ये बहुत ही नाजुकता का दौर है। तो इस नाजुकता के दौर को तुम रिवॉल्वर निकाल कर ठीक कर लोगे? हमारे सामने भीमराव ही है जो इस मामले को या मसले को हल कर सकता है। अगर उसने इनकार कर दिया या तुमने उसे गोली मार दी तो उस स्थिति में क्या होगा? कुछ भी नहीं। हम जहाँ हैं वहीं के वहीं रहेंगे, बल्कि भीमराव के ज़िंदा रहने पर हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। पोतेदार की उससे पुरानी जान पहचान है। सुजान सिंह दांत भींचे उसे घूरता रहा। भीमराव को मुझसे ज़्यादा तुम जानते हो, फिर भी बता देता हूँ कि उसे खाली मत समझना। अंडरवर्ल्ड का पोस्ट ऑफिस है, कईयों की कमज़ोर नब्ज़ें उसकी मुट्ठी में है। अगर वह तुमसे बदला लेने पर उतारू हो गया तो तेरे सामने कई ऐसी परेशानियां उठ खड़ी होंगी कि तेरा चैन से सांस लेना कठिन हो जाएगा। देवराज चौहान उसके खास दोस्तों में से, ऐसी ही कई हस्तियां उसकी सेवा करने को तैयार होंगी। अपने आप पर काबू रखकर समझदारी से काम लिया करो। मानता हूँ कि तुम आज अंडरवर्ल्ड के बादशाह हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि बात बात पर तुम रिवॉल्वर निकालते फिरो। अक्ल की तलवार इस्तेमाल करो, वरना तुम्हारी नाव डूबने में देर नहीं लगेगी। सुजान सिंह का चेहरा चट्टान की मानद सख्त था। भीमराव से दोस्ती करो, उसे अपने साथ मिलाओ, बैठकर आराम से बातें करो, ज़रूरत पड़े तो फोतेदार की शर्त को मान लो। तुम्हारा मतलब कि वो हमसे ज़्यादा हिस्सा ले जाए? सुजान सिंह गुर्रा है। हमसे ज़्यादा क्या, उसे ज़रा भी नहीं मिलना चाहिए। चंदानी अर्थपूर्ण सर में उसे देखने लगा। हाँ कह देने में क्या चाहता है? हम उसे कुछ दे तो नहीं रहे, जब वक्त आएगा साले को काट कर फेंक देंगे। ये तो धोखेबाजी हो गई। कभी कभी धोखेबाजी भी करनी पड़ती है। मेवाराम चंदानी कमीनेपन से हंसा। पोतेदार जिस तरह बंगले के भीतर घुसकर जा बैठा है, यूं इस तरह हमारे मामलों में कूद बैठा है। ये धोखेबाजी नहीं तो और क्या है? अगर थोड़ी सी हमने कर ली तो कौन सी आफत आ गई? सुजान सिंह के होंठों से सांप की भांति फफकार निकली, फिर भेड़िए किसी कुर्राहट। तत्पश्चात उसके चेहरे पर विशैली मुस्कान नृत्य कर उठी। अगला दृश्य। सुजान सिंह ने भीमराव को देखा, फिर शांत स्वर में बोला। तुम जा सकते हो भीमराव। भीमराव के माथे पर असमझता रूपी बल उभरा है। मैं जाऊँ? हाँ। सुजान सिंह के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। तुम जा सकते हो। अच्छा। भीमराव का सर अजीब सा था। लोटिया के बंगले का गुप्त रास्ता नहीं पूछना मुझसे? तुम बताना ही नहीं चाहते तो ज़बरदस्ती करने से क्या फ़ायदा? देवराज चौहान के बारे में भी नहीं पूछोगे? नहीं, जबकि उसका पता मैं जानता हूँ। भीमराव ने उसे घूरा। सुजान सिंह नकशली और लापरवाही से बोला। भीमराव, जो बातें तुम जानते हो और बताना नहीं चाहते तो वह ज़बरदस्ती मैं तुम्हारे मुंह से निकलवा भी नहीं सकता। क्योंकि हमारा बहुत पुराना संबंध है, इसलिए मैं तुम्हारी जान लेना ठीक नहीं समझता। अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है, आपस में एक दूसरे से हमें बीसियों काम पड़ना है। भीमराव ने व्यंग भरी निगाहों से मेवाराम चंदानी को देखा। कौन सी पट्टी पढ़ा कर लाए उसे? इसके तो सारे सुर ही बदले हुए। मैंने इसे वही पट्टी पढ़ाई है जो हर समझदार इंसान ऐसा वक्त में
दूसरों को समझाता है, चंदानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। भीमराव ने सुजान सिंह को देखा। अब मतलब की बात पर आ जाओ। सुजान सिंह चंदानी पर निगाह मारकर भीमराव को देखने लगा। हम नहीं चाहते लोटिया या देवरा चौहान बाजी मार कर ले जाए। ज़्यादा न सही, कम ही सही, कुछ तो हाथ आएगा। सुजान सिंह गंभीर स्वर में कहने लगा। दरअसल 2 घंटे पहले फोतेदार से हमारी बात हुई थी। वो भी हिस्सा मांग रहा है, लेकिन हम उसे इसलिए साथ नहीं मिला सकते क्योंकि वो हमारे लिए अनजान है। क्योंकि तुम्हारी पुरानी जान पहचान है, इसलिए तुम्हें मालूम होगा कि वह पैसे के मामले में विश्वास के काबिल है या नहीं। भीमराव ने लापरवाही से कंधों को झटका दिया। उसके अंदर घुसकर तो मैंने कभी देखा नहीं। पोतेदार के बारे में तुम्हारे कुछ तो विचार होंगे। वो इंसान नहीं, दरिंदा है। करनी पर आ जाए तो सब कुछ कर देता है। उसे सिर्फ प्यार और चालाकी से ही रास्ते पर लाया जा सकता है। सीधी बात को समझने में उसे देर लगती है और टेढ़ी बात करने वाले की ज़ुबान खींच लेता है। उसकी नज़रों में किसी की कोई अहमियत नहीं, काम से मतलब रखता है। रही बात दौलत की, तो इस बारे में मैं किसी के बारे में राय कायम नहीं कर सकता, तुम्हारे बारे में भी नहीं। दौलत का मामला आता है तो मौका मिलने पर ताकतवर दूसरे को खाने की कोशिश करता है। तुम कहना चाहते हो कि हम इस मामले में फोतेदार पर विश्वास ना करें? मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि फोतेदार भी तुम पर विश्वास ना करे, भीमराव ने स्थिर लहजे में कहा। लेकिन विश्वास किए बिना गाड़ी भी तो नहीं चलती। इस मामले में तुम दोनों को ही एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। अगर तुम दोनों की जन्म पत्रियों के ग्रह मिल गए तो मामला ठीक से निपट जाएगा, नहीं तो भगवान मालिक है ही। वैसे फोतेदार के साथ तुम जैसे कि निभनी कठिन ही है। हमसे नहीं निभेगी तो लोटिया से निभेगी, जो कि हमें पसंद नहीं। सुजान सिंह का सर सख्त हो गया। हम रिस्क लेने को तैयार हैं। ठीक है, भीमराव ने गर्दन हिलाई। फोतेदार से बात कर लेते हैं। अगला दृश्य। शाम के 8 बज रहे थे। चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। हवा ना के बराबर चल रही थी। पसीना बदन में रेंगता सा महसूस हो रहा था। देवराज चौहान और जयकिशन लोटिया की नज़रें आपस में टकराईं। दोनों इस समय बंगले की पिछली दीवार से सटे खड़े थे। ये पतली सी गली थी। इस तरफ सुजान सिंह के आदमी को कोई पहरा नहीं था। आंखों ही आंखों में इशारे हुए पहले देवराज चौहान ने हल्की सी उछाल भरी और 8 फीट ऊंची चारदीवारी की मुठभेड़ थामी और सरक कर ऊपर चढ़ते हुए खुद को दीवार पर लिटाया और भीतर निगाहें दौड़ाने लगा। बंगले के पीछे वाले लॉन में सुजान सिंह के आदमी गनों को थामे सतर्कता से घूम रहे थे। उनके हाव भाव बता रहे थे कि वह हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तैयार थे। चारों तरफ का जायजा लेने के पश्चात वह लेटे ही लेटे दीवार पर कुछ फीट आगे सरका और दीवार के साथ ही बने सर्वेंट क्वार्टरों की छत पर जा लुढ़का। 2 पल भी न बीते होंगे कि जयकिशन लोटिया भी दीवार को फलांग कर सर्वेंट क्वार्टरों की छत पर आ पहुंचा। अगला दृश्य। सर्वेंट क्वार्टरों की 2 छतों को सावधानी से पार करके लोटिया तीसरी छत पर रुका। देवराज चौहान बराबर उसके साथ था। फिर छत पर रखे 2 बाई 2 फीट के चौकोर पत्थर को एक तरफ बेआवाज सरका दिया। नीचे जाने का रास्ता दिखाई देने लगा। 10 फीट नीचे फर्श दिखाई दे रहा था। क्वार्टर खाली था। लोटिया ने देवराज चौहान को देखा। नीचे कूदना है, आवाज़ नहीं होनी चाहिए, लोटिया फुसफुसाया। जवाब में देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। सर्वेंट क्वार्टर की लाइट ऑन थी। लोटिया ने खाली जगह की मुठभेड़ थामी और निशब्द नीचे कूद गया। कुछ ही क्षणों में देवराज भी सर्वेंट क्वार्टर में मौजूद था। दोनों के चेहरे उत्तेजना से भरे पड़े थे। दिल धड़क रहे थे। बाहर सुजान सिंह के आदमी पहरा दे रहे थे। उन्हें ज़रा भी शक होने की देर थी कि दोनों के शरीरों में इतनी गोलियां घुस जानी थी कि पोस्टमार्टम के बाद भी पूरी न निकल पाती। बीतने वाला एक एक पल खतरनाक लम्हों से लिपटा हुआ था। यदा कदा बाहर से आती आवाज़ों ने सुनाई दे जाती थी। देवराज चौहान ने प्रश्न भरी निगाहों से लोटिया को देखा। लोटिया ने आगे बढ़कर सर्वेंट क्वार्टर के एक कोने को खास ढंग से दबाया तो फर्श के बीचों बीच 2 बाई 2 का ही चौड़ा हिस्सा एक तरफ सरक गया और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई देने लगीं। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान बिखर गई। लोटिया आगे बढ़ा और जल्दी से सीढ़ियां उतरने लगा। देवराज चौहान भी उसके पीछे नीचे उतर आया। सिर्फ 9 सीढ़ियां पार की। तत्पश्चात लोटिया ने दीवार पर लगे एक बटन को दबाया तो सर्वेंट क्वार्टर के फर्श का टुकड़ा वापस अपनी जगह पर आकर स्थिर हो गया। खुफिया रास्ता अच्छा है, देवराज चौहान बोला। यह रास्ता मैंने सावधानी के नाते बनवाया था, लोटिया ने गहरी सांस लेकर कहा। हम जैसे लोगों पर कभी भी बुरा वक्त आ सकता है। आए दिन सरकार से झंझट पाले रखते हैं। अंडरवर्ल्ड की खतरनाक हस्तियां ताक में रहती हैं कि लोटिया को साफ कर दिया जाए। ग्रह बुरे हों तो समय का पता नहीं चलता। कभी कभी इंसान अपने ही पिंजरे में फंस जाता है। ये रास्ता मैंने ऐसे समय के लिए बनवाया था, लेकिन आज ये रास्ता पिंजरे से निकलने के लिए नहीं, भीतर जाने के काम आ गया। इस रास्ते के बारे में मैं इतना सतर्क था कि महंत को भी इसके बारे में ज्ञान नहीं। बंगले में ये कहाँ निकलता है? देवराज चौहान ने सिर हिलाकर पूछा। पहली मंजिल पर, मेरे बेडरूम में। देवराज चौहान सिगरेट सुलगाने लगा तो लोटिया ने रोक दिया। सिगरेट मत सुलगाओ, यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई प्रबंध नहीं है। कुछ ही देर में तुम्हें घुटन महसूस होने लगेगी।
यहाँ से निकल चलो। अगले ही पल दोनों आगे बढ़ गए। 6 फीट ऊंची, 2 फीट चौड़ी ये सकरी गली थी। दोनों को थोड़ा बहुत सिर झुकाकर चलना पड़ रहा था। लोटिया ने ठीक ही कहा था। कुछ आगे जाने पर ऑक्सीजन की कमी के कारण घुटन सी महसूस होने लगी थी। बहरहाल रास्ता तय करने में उन्हें सिर्फ 2 मिनट लगे। आखिर में 15 सीढ़ियाँ चढ़ने के पश्चात उन्हें बंद दीवार मिली। लोटिया ने दीवार पर लगा बटन दबाया तो दीवार रास्ते से हटती चली गई। सामने ही खूबसूरत विशाल बेडरूम था। दोनों ने भीतर प्रवेश करके चंद लंबी सांसें लीं। देवराज चौहान सिगरेट सुलगाने में व्यस्त हो गया। लोटिया ने दीवार के खास हिस्से को दबाकर दीवार को वापस अपनी जगह पर ला खड़ा किया। अगला दृश्य। तुमने कहा था नक्शा इसी कमरे में, जहाँ भी है निकालो और फौरन इसी रास्ते से वापस खिसक लो, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। 2 मिनट की बात है, अभी चलते हैं। देवराज चौहान ने जयकिशन लोटिया को फोतेदार सिंह का नमस्कार। फोतेदार की आवाज़ को सुनते ही लोटिया हैरानी से उछल पड़ा, जबकि देवराज चौहान की घूमती हुई सतर्क निगाह कुछ दूर टेबल के करीब पड़ी ऊंची पुश्त वाली कुर्सी पर जा टिकी। आवाज़ उसी तरफ से आई थी। पल की देरी के बिना देवराज चौहान ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और बिजली की तरह दबे पांव आगे बढ़कर कुर्सी के समीप जा पहुंचा। कुर्सी पर फोतेदार का सिर उसे दिखाई दिया। अगले ही पल रिवॉल्वर की नाल उसकी खोपड़ी से जा सटी। उठ, देवराज चौहान गुर्राया, चालाकी नहीं वरना। फोतेदार सिंह के होठों से वहशी हंसी निकली और उठकर घूमा। दोनों की निगाहें मिली। कई क्षणों तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। देवराज चौहान के हाथ में थमी रिवॉल्वर का रुख फोतेदार की तरफ था। वह इस बात के लिए बिल्कुल तैयार था कि कब फोतेदार कोई हरकत करे और वह गोली चलाए। कुछ दूर खड़े लोटिया के हाथ में भी रिवॉल्वर आ चुकी थी। देवराज चौहान ने सिर से पांव तक फोतेदार का निरीक्षण किया। सांवला रंग, ठिकना, आँख से काना और आँख पर चढ़ी आई कैप, 5 फीट की लंबाई, होठों पर पतली पतली मूछें। कुल मिलाकर उसकी छाप खतरनाक व्यक्ति की थी। जिस्म की चौड़ाई सामान्य थी। उसकी तीव्र बल्ब के समान चमकती आंख देवराज चौहान पर टिकी हुई थी। तुम दोनों रिवॉल्वरें फेंक दो, फोतेदार सिंह ने मीठे स्वर में कहा। अपनी जान की सोच, लोटिया भेड़िए की मानिंग गुर्राया। मैं अपनी जान की पूरी गारंटी लेता हूँ, फोतेदार हंसा और सिगरेट सुलगाकर कश लेने के पश्चात बोला। लेकिन मुझे तुम दोनों की चिंता हो रही है, क्योंकि अगर बीतने वाले 1 मिनट में तुम दोनों के हाथों से रिवॉल्वरें ना निकली तो मेरे आदमियों की कई गोलियां तुम्हारे जिस्मों में धंस जाएंगी। लोटिया ने तुरंत आसपास देखा। देवराज चौहान ने पैनी निगाहों से चारों तरफ देखा। लोटिया, इसका कोई आदमी नज़र आ रहा है? नहीं, यानी कि धमकी खोखली है। देवराज चौहान के होठ बिछ गए। फोतेदार की धमकियाँ गले तक भरी होती हैं। आंखों से देखना चाहते हो तो देख सकते हो। फोतेदार के शब्द खत्म ही हुए थे कि वार्डरोब का लंबा चौड़ा दरवाज़ा खुला और 3 आदमी गनों सहित बाहर आ गए। उसी समय विशाल बेड के नीचे से 2 व्यक्ति गनों सहित निकले। 5 गनों का रुख देवराज चौहान और जयकिशन लोटिया की तरफ था। मेरे आदमियों के हाथों में थमी गनें चालू हालत में है या नहीं, अगर ये बात देखना चाहते हो तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। देवराज चौहान और लोटिया की आंखें मिली। फोतेदार की बात मानने के सिवाय कोई चारा नहीं था। उन्होंने रिवॉल्वर कालीन पर फेंक दी। समझदार हो, फोतेदार ने होंठ भींचकर सिर हिलाया। अब एक समझदारी और दिखा दूं। वह नक्शा तुम दोनों की बातों से जाहिर हो चुका है कि इसी बेडरूम में कहीं है। उसे निकाल कर मेरे हवाले कर दो। फोतेदार की इकलौती निगाह लोटिया पर थी। अचानक ही वह खतरनाक दिखने लगा था। लोटिया के दांत भिज गए। जल्दी कर, फोतेदार कभी भी इंतज़ार नहीं करता, फोतेदार ने वहशी स्वर में कहा। बेडरूम में मौत का सन्नाटा व्याप्त था। 5 गनें उन पर तनी हुई थीं, जो कि कभी भी शोले उगल सकती थी। बाजी फोतेदार के हाथ में थी। देवराज चौहान ने लोटिया को देखा। दे दे से नक्शा। लोटिया का चेहरा हद दर्जे तक भयानक दिखाई देने लगा। नाम तो तेरा फोतेदार है, लोटिया भेड़िए की बातें कर रहा है, लेकिन तेरी हकीकत क्या है? तू है कौन? मैंने आज तक कभी भी तेरा नाम कहीं नहीं सुना, और तू लोटिया और सुजान सिंह जैसों के साथ अपना सीना टकरा रहा है। फोतेदार सिंह अपनी इकलौती आंख बंद करके जोर से ठहाका लगा उठा। उसके ठहाके में वहशीपन भरा पड़ा था। आधे मिनट के पश्चात उसने ठहाका रोका और अपने आदमियों को देखकर जहरीले स्वर में बोला। सुना सुना तुम लोगों ने? ये कहता है इसने कभी फोतेदार का नाम नहीं सुना। साला मजाक करता है, ज़रूर सुना होगा, अवश्य सुना होगा। क्षण भर ठिठक कर फिर बोला, नहीं, ये गधा ठीक कहता भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं कि इसने मेरा नाम ना सुना। सुनता भी कैसे? घड़े का मेढक है, घड़े में ही टराएगा। घड़े से बाहर मुंडी निकाल कर झाँक भी कैसे सकता है? इसके साथ ही फोतेदार ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और खतरनाक अंदाज में आगे बढ़कर नाल उसकी गर्दन से सटा दी। अपना नाम भी तुझे सुना दूंगा, लेकिन पहले नक्शा समझा। पहले नक्शा, बाद में बात। जल्दी, देर नहीं, वरना मेरी रिवॉल्वर चल जाएगी। लोटिया। फोतेदार के हाव भाव बता रहे थे कि वो जो कह रहा है वो कर भी देगा। लोटिया मजबूर था। फोतेदार का कहना उसे मानना पड़ा।
लोटिया होड़ पीछे आगे बढ़ा। वार्डरोब का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने दरवाजे के पल्ले को दोनों हाथों से पकड़कर खास अंदाज से झटका दिया। तीसरी बार उसकी कोशिश कामयाब हुई। 2.5 इंच चौड़ा पल्ला बीच में से खुलकर दो हो गया। पल्ले के भीतर ही चिपके कागज़ को उसने निकाला और पल्ले के दोनों हिस्सों को जोर से आपस में बंद कर दिया। वह वार्डरोब का इकलौता दरवाज़ा नजर आने लगा। उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वार्डरोब का दरवाज़ा अपने भीतर कोई गुप्त खाना लिए हुए होगा। नक्शे सहित वह पलटा। पोतेदार उसके सिर पर ही सवार था। वाह, क्या जगह! कोई सिर पटक ले फिर भी पता न चले। ये नक्शा ही है ना, वही जिसके लिए तुम यहाँ आए थे। लोटिया का क्रोध से सुर्ख चेहरा धीमे से हिला। ला मुझे दे। पोतेदार ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लोटिया के दिल पर सांप लौट रहे थे। मरता क्या ना करता। उसने नक्शा फोतेदार के आगे बड़े हाथ पर रख दिया। रिवॉल्वर जेब में डालकर फोतेदार ने आधे फीट लंबे चौड़े नक्शे को देखा। सिरे लाया। फिर नक्शा जेब में डाल अपने पांचों आदमियों को देखा। तुम में से दो जाओ और चाय पानी का प्रबंध करो। मेहमानों की खातिरदारी होनी चाहिए। अब उसकी आवाज़ शांत थी। दो व्यक्ति गन थामे बाहर निकल गए। पोतेदार सिंह ने मुस्कुराकर लोटिया और देवराज चौहान को देखा। अपनी रिवॉल्वर में उठाकर जेब में डाल लो, बुरे वक्त में काम आएंगी। देवराज चौहान और लोटिया ने रिवॉल्वर जेब में डाल ली। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेने लगा। उसकी तीखी निगाह फोतेदार पर ही टिकी थी। चेहरे पर शक्ति व्याप्त थी। आओ बैठकर बात करते हैं। फोतेदार ने कुर्सियों की तरफ इशारा किया और सबसे पहले खुद ही आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। देवराज चौहान और लोटिया ने एक दूसरे को देखा। तत्पश्चात दोनों आगे बढ़े और कुर्सियों पर जा बैठे। अगला दृश्य। अब बताओ। पोतेदार सिंह अपनी टांग पर हाथ मारता हुआ बोला। 80 करोड़ के आधे खजाने का नक्शा तुम लोगों के पास है और आधा मेरे पास। खजाने तक ना तुम लोग पहुंच सकते हो, नहीं मैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देवराज चौहान के होंठों पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। उस आधे आधे नक्शे को मिलाकर उसे एक करके हम लोग खजाने तक पहुंच सकते हैं। देवराज चौहान ने सामान्य लहजे में कहा। बिल्कुल सही कहा तुमने। पोतेदार सिंह ने अपना हाथ फिर टांग पर मारा। दोनों टांगें सलामत हो तो मंजिल पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो तुम लोग मेरे साथ मिलकर खजाने तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाओ। बाद में उसे आधा आधा। पोतेदार, देवराज चांद ने उसकी बात काटकर व्यंग से पूछा। तुम्हारा पेट बड़ा है या उतना ही है जितना कि आम लोगों का होता है? पोतेदार ने अपने पेट पर हाथ फेरा। इकलौती आंख देवराज चांद के चेहरे पर टिकी हुई थी। तत्पश्चात उसने आई कैप को ठीक किया। मेरा पेट तो सामान्य ही है, इस लोटिया से तो छोटा ही है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने बात आधे आधे की कही है, लेकिन मेरे दोस्त हिस्सा बराबर का हो तो काम को सही ढंग से अंजाम दिया जा सकता है। जो कुछ भी मिलेगा उसके बराबर के 3 हिस्से होंगे, तुम्हारा, मेरा और लोटिया का। पोतेदार की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। तभी दोनों गनमैनों ने भीतर प्रवेश किया। उन्होंने चाय का सामान थाम रखा था। ट्रे और खाने का सामान टेबल पर रखा और चाय प्यालों में डालने के पश्चात खुद दूर दीवार के पास जाकर सावधानी की मुद्रा में खड़े हो गए। पोतेदार सिंह ने चाय का प्याला उठाया और टांग पर टांग रखने के पश्चात तसल्ली भरे अंदाज में घूंट भरा। फिर बोला। तुम लोग शायद भूल रहे हो कि मेरे पास एक और पार्टी है, सुजान सिंह मेवारम चंदानी। उसके पास भी आधा नक्शा है, जिसकी फ़ोटो कॉपी तुम लोगों के पास है। वो लोग मेरी इस शर्त को मानेंगे, हंसकर मानेंगे। ऑफ़र मैं उन्हें दे चुका हूँ। देर सवेर में हाँ के रूप में उनका जवाब मेरे पास आएगा। तुम लोगों के इनकार करने की स्थिति में वो मेरे साथी बन जाएंगे। देवराज चौहान का चेहरा विशाली मुस्कान से भर उठा। जयकिशन लोटिया का शरीर क्रोध से कांपने लगा। तुम सुजान सिंह मेवाराम चंदानी के गले मिल सकते हो, हमें कोई एतराज़ नहीं। पोतेदार सिंह की इकलौती चमकती आंख में हैरानी उभरी। फिर वह सिकुड़कर छोटी होती चली गई। कई क्षणों तक वह देवराज चौहान को घूरता रहा। उन लोगों से मिल जाने में तुम लोगों को कोई एतराज़ नहीं? नहीं, देवराज चौहान ने शांत स्वर में जवाब दिया। सौदा है, हमसे नहीं पटा तो किसी और से पट गया। इसमें ज़बरदस्ती की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। लोटिया ने कुछ कहना चाहा, परंतु देवराज चौहान ने उसे खामोशी रहने दिया। पोतेदार ने चाय के प्याले में दूसरा घूंट भरा। ठीक है, मैं उन लोगों से मिल जाता हूँ। तब तुम लोगों की क्या हालत होगी? उस स्थिति में हम ना तो खाने में विश्वास रखेंगे और ना ही खाने देने में विश्वास रखेंगे। देवराज चांद के सर में क्रूरता भर आई। तुम लोगों को किसी भी हाल में खजाने तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। बारी बारी से तुम सब मरोगे। पोतेदार सिंह एकाएक कुत्ते की भांति गुर्राया। जानता है तू ये शब्द किससे कह रहा है? खतरनाक भाव में कहने के साथ ही उसने चाय का प्याला एक तरफ फेंका और खूंखारता पूर्ण अंदाज में खड़ा हो गया। तुमसे? फोतेदार से? देवराज चांद ने पूर्वत लहजे में कहा। तू मुझे जानता नहीं। मैं अभी तेरे बदन के 36 टुकड़े करके आवारा कुत्तों के सामने डाल सकता हूँ। मेरी ताकत, तेरी ताकत को जानने की मुझे ज़रूरत नहीं। देवराज चांद ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। मेरे बारे में कुछ जानता है?
तू तू देवराज चौहान है, सिर्फ देवराज चौहान। पोतेदार के सामने तेरी हस्ती चूहे के बच्चे की तरह। मैं जब चाहूँ तुझे। पोतेदार सिंह अपने शब्द पूरे न कर सका। कुर्सी पर बैठे ही बैठे उसने चीते की बातें उछाल भरी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पल के 10वें हिस्से में पोतेदार सिंह उसकी बाह के शिकंजे की गिरफ्त में था। उसने जेब से रिवॉल्वर कब निकाली और कब उसकी कनपटी से जा सटी, कोई देख न सका। पांचों गनमैन हक्के बक्के से खड़े रह गए। गनें हाथ में थी, परंतु देवराज चौहान के खिलाफ उसका इस्तेमाल न कर सकते थे, क्योंकि देवराज चौहान के साथ साथ फोतेदार भी तो गनों की जद में था। लोटिया कई पल तक तो कुछ समझ ही ना पाया। वो सोच भी ना सकता था कि घेराव की ऐसी खतरनाक स्थिति में फोतेदार के बदन को छुआ भी जा सकता है। जब हालातों को समझा तो रिवॉल्वर निकालते हुए फौरन ही खड़ा हो गया। चेहरे पर पुराने लोटिया वाले मौत के भाव नाचने लगे थे। खुद फोतेदार सिंह सख्ते की सी हालत में था। अगला दृश्य। कोई कुछ करने से पहले सोच ले कि फोतेदार जिंदा नहीं बचेगा। देवराज चांद के सर में वहशीपन था। अगर मैं मरा तो मुझसे पहले फोतेदार को मौत नसीब होगी। अपनी गनें फेंक कर अपने हाथ ऊपर उठा लो। पांचों हिचकिचाए। गन किसी ने न फेंकी। अपने भड़ुओं को कहो कि मेरा कहा माने, देवराज चांद ने खतरनाक लहजे में कहा, और उसकी कनपटी से सटी नाल को उसकी कनपटी पर ठकठकाया। जो ये कह रहा है वही करो, फोतेदार दांत पीस कर बोला। पांचों ने अपनी अपनी गनें फेंक दी। अब समझा फोतेदार? देवराज चौहान भयानक स्वर में बोला। मेरा नाम देवराज चौहान है, सिर्फ देवराज चौहान नहीं। तेरे जैसे जाने कितने फोतेदारों को धूल में मिला चुका हूँ। शायद तूने मेरे बारे में किसी से ठीक तरह पूछा नहीं। पूछा था। फोतेदार सिंह अपने आप पर काबू पा चुका था। बरोबर पूछा था, लेकिन मैंने बताने वाले पर विश्वास नहीं किया। सोचा ऐसे ही भौंक रहा है। लेकिन अब मुझे महसूस हो चुका है कि उसने तुम्हारे बारे में जो भी कहा था, ठीक ही कहा था। तुम तो वास्तव में जिगर वाले इंसान हो। अब अपनी बकवास बंद कर और नक्शा निकाल कर मेरे हवाले कर। पोतेदार सिंह ने अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। जेब से नक्शा ही निकले, रिवॉल्वर नहीं। पोतेदार ने जेब से नक्शा निकाला तो लोटिया ने आगे बढ़कर उससे नक्शा ले लिया और झन्नाटेदार चाटा उसके मुंह पर मारा। पोतेदार सिंह पिंजरे में बंद शेर की बात ही दहाड़ उठा। उसकी इकलौती आग से खूनी चिंगारियां फूटने लगीं। जबड़े पर इस हद तक कसाव आ गया कि वह दरिंदा नजर आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो गया। तू गलत लोगों में आ फंसा पोतेदार। लोटिया ने हाथ में थमे रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ कर दिया। अब मरने के लिए तैयार हो जा। देवराज चांद ने पोतेदार को तीव्र झटका दिया। पोतेदार लड़खड़ाता हुआ कई कदम दूर जा ठिठका। तुमने तो पासे ही पलट दिया देवराज चौहान। एक पोतेदार सिंह सामान्य अवस्था में मुस्कुराया। जो कुछ मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा था तुम तो उससे भी ज़्यादा निकले। खैर, अब रिवॉल्वर जेब में डाल लो। खजाने के 3 ही हिस्से होंगे। कैसे 3 हिस्से? लोटिया के गले से घुर्राहट निकली। भूल जा सब कुछ। अपनी मौत को, अपने भगवान को याद कर। तेरी ज़िंदगी का समय ख़त्म हो चुका है। ना ना, ऐसा गज़ब मत कर बैठना। पोतेदार सिंह ने अपने सिर को हिलाया। तुम लोगों की गोली मुझ तक पहुंचने से पहले ही तुम दोनों मारे जाओगे। बाहर मेरे 3 आदमी हैं। हिलना नहीं। अपनी जगह पर ऐसे ही खड़े रहो। 2 दरवाजे पर गनों के साथ मौजूद है और तीसरा बेडरूम की खिड़की पर। उनकी गनें तुम दोनों पर है। मेरी बात की सच्चाई जानना चाहते हो तो सिर्फ गर्दन हिलाना। देखने के लिए कुछ भी नहीं हिलना चाहिए। खास तौर से टिगर पर रखी उंगली तो ज़रा भी ना हिले। देवराज चौहान और फोतेदार की गर्दनें तुरंत ही हिली। फोतेदार ने सच कहा था। थोड़े से खुले दरवाजे में से 2 गनों के मुंह और 2 इंसानों के खतरनाक चेहरे झलक रहे थे, और उससे ठीक विपरीत दिशा में अधखुली खिड़की पर गन लिए गनमैन मौजूद था। दोनों कुछ भी नहीं कर सकते थे। वह कितनी भी सतर्कता दिखाते, दोनों तरफ मौजूद गनमैनों की गोलियों से बच नहीं सकते थे। हो गई तुम्हारी तसल्ली? पोतेदार मुस्कुराया। अब एक बार फिर अपनी रिवॉल्वरों को नीचे फेंक दो। मर्जी है, नहीं फेंकना चाहते तो। और कोई रास्ता भी नहीं था। दोनों ने अपनी अपनी रिवॉल्वरें नीचे फेंक दी। पोतेदार आगे बढ़ा और लोटिया के हाथ में पकड़ा नक्शा लेकर वापस अपनी जेब में डाला। बेडरूम में मौजूद पांचों व्यक्तियों के नीचे पड़ी गनों को पुनः उठाकर अपने हाथों में ले लिया। इस बार पोतेदार ने रिस्क नहीं लिया। नीचे पड़ी दोनों रिवॉल्वरों को उठाकर दूर फेंक दिया। इसके पश्चात उसकी इकलौती आंख उन दोनों पर जा टिकी। 3 हिस्से करने में तुम दोनों को कोई एतराज़ तो नहीं? पोतेदार बोला। नहीं। देवराज चांद मुस्कुरा पड़ा। हम तो पहले ही 3 हिस्से करने को कह रहे थे। सुजान सिंह चंदानी के साथ मिलकर मैं मनचा हिस्सा ले सकता हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ मैं काम ना करने पर मजबूर हूँ। मजबूर क्यों? भीमराव के साथ मैंने इस बात का वायदा किया है। भीमराव? देवराज चांद के चेहरे पर अजीब से भार उभर आए। तुम्हारा भीमराव से क्या वास्ता? और भीमराव का इस मसले में दखल कैसे हो सकता है? आराम से बैठकर बात करते हैं। अगला दृश्य। सबसे पहले तो हम तुम्हारे बारे में बात करना चाहते हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा काम करने का ढंग तो पुराना लगता है, लेकिन चेहरा और नाम नया है। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाकर पोतेदार की इकलौती आंख में झाँका। ठीक है, बात यहीं से शुरू करते हैं।
पोतेदार ने सिर हिलाया। पोतेदार सिंह का नाम चंबल घाटी में गूंजता है, तुमने सुना होगा शायद कभी। देवराज चौहान और लोटिया की निगाहें टकराईं। उनके मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। चंबल घाटी के डाकू फोतेदार सिंह का नाम उनके लिए नया नहीं था। बड़े बड़े डाकू फोतेदार से कांपते थे। अपने गिरोह के साथ फोतेदार चंबल में जहाँ से गुजरता था, अपने पीछे से तबाही, कराएं और खून से सनी ज़मीन छोड़ जाता था। हर तरफ उसने त्राई त्राई फैला रखी थी। सुन रखा है, चंबल के डाकू फोतेदार सिंह का नाम। लोटिया ने सिर हिलाया। मुझे तो विश्वास नहीं आता कि तुम वही फोतेदार हो। तलाश करने पर तुम्हें कोई ना कोई ऐसा अखबार मिल जाएगा जिसमें मेरी तस्वीर छपी होगी। मेरी शिनाख्त करने में तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कहने के साथ ही फोतेदार जहरीली हंसी हंसा। मेरे आँख पर चढ़ी आई कैप देख रहे हो ना? एक आँख से काना हो। दरअसल एक बार चंबल के सबसे खतरनाक डाकू मंगल सिंह से टकराव हो गया था। हम दोनों के गिरोह आमने सामने थे। बचकर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हम में दुश्मनी थी, इसलिए खून खराबा होना लाजमी था। लेकिन मैं या मंगल सिंह इस हक में नहीं थे कि अपने बेकसूर साथियों का खून बहाया जाए। आखिरकार यही फैसला हुआ कि हम दोनों खाली हाथ लड़ेंगे। इस लड़ाई में एक मरेगा और उसके साथी दूसरे के गिरोह में शामिल हो जाएंगे। उस वक्त हम चंबल के बिगड़ इलाके में थे। दोनों की निगाहें फोतेदार पर थी। फोतेदार ने सिगरेट सुलगाई, फिर बोला, डाकू मंगल सिंह उस वक्त चंबल का शेर था। तब मेरा नाम तो था, लेकिन मंगल सिंह के मुकाबले खास नहीं था। हम दोनों में जमकर टकराव हुआ। 4 घंटे तक हम लड़ते रहे। दोनों लहूलुहान हो गए, लेकिन मरने को कोई तैयार नहीं था। इस लड़ाई में मंगल सिंह की सलाख के समान मोटी उंगली मेरी आंख में पूरी की पूरी धंस गई थी। तब मुझे बहुत पीड़ा और क्रोध आया। मुझे लगा जैसे मैं अंधा हो गया हूँ। दर्द के मारे मेरी दूसरी आंख भी नहीं खुल रही थी। दर्द में छटपटाते मेरे हाथ जाने कैसे मंगल सिंह की गेंडे समान मोटी गर्दन पर जा टिके, और वह हाथ तभी हटे जब मंगल सिंह की सांस टूट गई। जब तक मैं मर करके गिर नहीं गया। शायद उस वक्त मेरी आंख के दर्द नहीं मुझे इतनी शक्ति दी थी कि मैं मंगल सिंह की गर्दन दबा सका। फोतेदार सिंह ने पुनः कश लिया। उसके बाद मंगल का खतरनाक गिरोह मेरे साथ मिल गया। चंबल में फिर एक ही नाम गूंजा, डाकू फोतेदार सिंह। कहने के साथ ही वह हंसा। जानते हो, मंगल सिंह की लाश का क्या हुआ? दूसरे दिन उसकी लाश पुलिस के हाथ लग गई तो पुलिस ने यह चर्चित कर दिया कि डाकू मंगल सिंह पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया। उसके सिर पर 1.25 लाख का इनाम पुलिस ने ले लिया। देवराज चौहान और लोटिया उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। वैसे मैं यूपी में चंबल के पास ही एटा गाँव, ज़मीन के चक्कर में झगड़ा हो गया। साला ज़मींदार जसवंत सिंह ज़मींदार ना हो गया, खुद को गांव का मालिक समझने लगा था। अनपढ़ हूँ ना, इसलिए मुझे गधा समझकर मेरी ज़मीन हड़पना चाहता था। शराफत से मैंने मना किया और समझाया। कुत्ते ने अपने आदमी मेरे पीछे डाल दिए। जब मेरा वहाँ रहना कठिन हो गया, उसने मेरा सांस लेना भी दूभर कर दिया, तो मैं उसे और उसके 5 साथियों को चाकू से चीर फाड़ कर चंबल में घुस गया। ऐसा घुसा कि बाहर निकलने का रास्ता ही न मिला। किसान फोतेदार से डाकू फोतेदार सिंह बन गया। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ? फोतेदार सिंह ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। दरअसल साले पुलिस डिपार्टमेंट वालों को चंबल में फोतेदार के सिवाय और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। चंबल को साफ किया जा रहा है, साथ ही साथ मेरी तलाश की जा रही है। दरअसल पुलिस एक ऐसी संस्था है जिससे टकराया नहीं जा सकता। एक मरेगा तो 3 और निकल आएंगे। पिछले 1 साल से पुलिस वालों से मुठभेड़ हो रही थी। अब मुझे नज़र आने लगा था कि ये पुलिस वाले मुझे मारकर ही तसल्ली करेंगे। चंबल से निकल जाना ही मैंने समझदारी समझी और अपने 8 खास आदमियों के साथ यहाँ आ गया। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। इस मामले में कैसे आ गए? पिछले 2 महीनों से मैं इस शहर में हूँ, भीमराव के साय में रह रहा था। भीमराव भी एटा का रहने वाला है, पुरानी जान पहचान का है। कुछ दिन पहले उसने मुझे बातों बातों में सब कुछ बता दिया। अब तुम ही बताओ कि करोड़ों के माल का लालच कैसे छोड़ा छोड़ा जा सकता है। उसने मुझे इस मामले में आने को काफ़ी मना किया, इसलिए कि तुम यानी कि देवराज चौहान इस मामले में दखल दे रहा। लेकिन मैं अपने ही ढंग का आदमी, जो सोच लिया सो सोच लिया। मैं तुम सबको मारकर नक्शा हासिल करने की सोच बैठा था। खून खराबा ना हो, इसलिए भीमराव ने ही मुझे ये रास्ता बताया कि कैसे मैं खजाना हासिल कर सकता हूँ। ओह! देवराज चौहान के होंठों से गहरी सांस निकल गई। मेरे बंगले में आने का गुप्त रास्ता? भीमराव ने ही बताया था। उसकी बात काटकर फोतेदार सिंह ने कहा। उसे कैसे मालूम? ना तो मैंने पूछा और ना ही उसने बताया। लेकिन जो मैंने महसूस किया वो ये कि भीमराव से अंडरवर्ल्ड की कोई बात छिपी नहीं है। तभी कॉल बेल की आवाज़ गूंज उठी। सुजान सिंह होगा, दोपहर में भी आया था। मैं उससे बात करके आता हूँ। कहने के साथ ही फोतेदार सिंह बेडरूम से बाहर निकल गया। अगला दृश्य। कौन है? बंद सदर द्वार के समीप पहुंचकर फोतेदार बोला, मैं हूँ भीमराव। क्या है? फोतेदार की आवाज़ में नरमी आ गई। तेरे को तो सुजान सिंह के आदमी ले गए थे, क्या किया उन्होंने तेरे साथ? कुछ खास नहीं, इज्जत से रखा। अब साथ में सुजान सिंह, चंदानी महंत वगैरह हैं। तेरे से बात करनी थी। भीमराव की आवाज़ आई। दरवाज़ा तो खोल दे। ऐसे ही बोल। सुजान सिंह को तेरी ऑफ़र मंजूर है। कौन सी ऑफ़र? यही कि खजाने का आधा तेरा
बाकी आधा ये बांट लेंगे। पोतेदार दरवाजे के करीब से हटा और पास ही बनी खिड़की का पर्दा जरा सा सरका कर बाहर जाकर भीमराव के करीबी महंत सुजान सिंह, अमृतलाल, मेवाराम चंदानी और अन्य व्यक्ति खड़े नजर आए। पोतेदार के होठ बिज गए। वह पुनः दरवाजे के पास पहुंचा। तूने जवाब नहीं दिया पोतेदार, भीमराव की आवाज़ आई। महंत नक्शा निकाल कर मेरे हवाले करने को तैयार है? हाँ ठीक है, 1 घंटे के बाद दरवाज़ा खोलूँगा। उसके बाद सिर्फ मेहनती भीतर आएगा। नक्शा गुप्त जगह से निकाल कर मेरे हवाले करेगा। बाकी बातें उसके बाद ही होंगी। पोतेदार ने स्थिर लहजे में कहा। 1 घंटे बाद क्यों? मैं नहाने जा रहा हूँ, उसके बाद कपड़े बदलने। तुम लोग सोचने के लिए 3-4 घंटे ले सकते हो, तो 1 घंटा तुम लोगों को बाहर खड़ा रहने का हक मैं भी रखता हूँ, पोतेदार ने पूर्वत लहजे में कहा। पल भर की खामोशी के बाद सुजान सिंह की आवाज़ आई। अच्छी बात है, हम घंटा भर इंतज़ार करेंगे। यहीं पर खड़े रहो, पोतेदार कहते हुए पलट गया। अगला दृश्य। बाहर सुजान सिंह ही है। पोतेदार ने बेडरूम में प्रवेश करते हुए कहा। वो मेरी ऑफ़र कबूल कर रहा है कि आधा मेरा बाकी आधा उन लोगों का? उनके इस ऑफ़र को मैं फ़ौरन से पेशतर कबूल करता अगर भीमराव ने मुझे तुम्हारे साथ मिलकर काम करने को ना कहा होता। आखिरी शब्द उसने देवराज चांद से कहे। देवराज चांद के होठों पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। पोतेदार, तुम्हें भीमराव के शब्दों से मैं मुक्त करता हूँ। तुम्हारे मन में ये बात ना रहे कि तुम्हें हमारे साथ मिलकर नुकसान हो गया। बेशक तुम सुजान सिंह के गले मिल सकते हो, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। इसके साथ ही मुझे भीमराव ने एक बात और भी कही थी, और वह कभी भी मुझे गलत राय नहीं देगा। पोतेदार ने अपनी आई कैप को ठीक करते हुए कहा। उसने कहा था देवराज चौहान के साथ जो सौदा तय होगा वो तब तक नहीं टूटेगा जब तक कि मैं खुद तुम्हारे साथ हेरा फेरी नहीं करता। और सुजान सिंह के साथ हुए सौदे की कोई कीमत नहीं होगी। वो कभी भी अपने वायदे से मुकर सकता है, और तो और धोखेबाजी में वह जान भी ले सकता है। मेरे ख्याल से कुछ कम खा लो, लेकिन जान नहीं जानी चाहिए। सुजान सिंह से मिलने का मतलब है आस्तीन में पल रहे सांप के साथ चलना, जो कभी भी डस सकता है। मुझे कोई सामने से मार दे तो गम नहीं होगा, पीछे से वार करके किसी ने मेरी जान ले ली तो मरने के बाद भी मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। जबकि मैं नहीं चाहता कि मरने के पश्चात मुक्ति के लिए मेरी आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहे। समझदार हो, देवराज चौहान मुस्कुराया। वो लोग बाहर 1 घंटा इंतज़ार करेंगे। हमें गुप्त रास्ते से निकल चलना चाहिए, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम लोग जाओगे कहाँ? लोटिया ने उसके आदमियों पर निगाह मारी। पोतेदार उसकी बात का मतलब समझ गया। मैं तुम लोगों के साथ साथ जाऊंगा, और मेरे आदमी अपने ठिकाने पर। ज़रूरत पड़ने पर मैं इनसे मिल लूँगा, पोतेदार ने कहा। फिर अपने आदमी की तरफ पलटा। समझ गए तुम लोग? समझ गए। भीमराव को यहाँ हुई बातें बता देना। सबने सहमति से सिर हिला दिया। तत्पश्चात लोटिया ने गुप्त रास्ता खोला और एक एक करके सब बाहर जाने के लिए भीतर प्रवेश करते चले गए। अगला दृश्य। ठीक 1 घंटा बीतने पर भीमराव ने पुनः बैल दबा दी। भीतर घंटी बजने की आवाज़ गूंजी। वह दरवाज़ा खुलने या भीतर से फोतेदार की आवाज़ का इंतज़ार करने लगे। सुजान सिंह और मेवाराम चंदानी के चेहरे पर उत्तेजना थी, जबकि महंत के चेहरे पर खुशी या दुख किसी प्रकार के भाव नहीं थे। भीमराव भीतर से सामान्य नहीं था, परंतु चेहरे से वह बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा था। मुनासिब वक्त बीतने पर भी दरवाज़ा ना खुला तो भीमराव ने पुनः बैल का बटन दबाया। तब भी कोई आहट या जवाब नहीं मिला। बेचैन हो रहे सुजान सिंह और चंदानी आगे बढ़कर बार बार बेल बजाने लगे, तो 5 मिनट तक की यही आलम रहा। दरवाज़ा नहीं खुला तो सुजान सिंह पलट कर दहाड़ा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, दरवाज़ा तोड़ दो। रुको रुको, एक बार फिर कोशिश करके देख लो, भीमराव बोला। कोशिश? सुजान सिंह ने तीखी निगाहों से उसे देखा। और कितनी कोशिश करें? हर बार वह एक ही बार बैल मारने पर आया। अब क्या वह अफीम चाट कर सोया पड़ा है? कोई बेवकूफ़ भी समझ सकता है कि भीतर कोई गड़बड़ है। तोड़ो। 4 आदमी आगे बढ़े और कंधों से दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से ठोकरें मारने लगे। भीमराव एक तरफ खड़ा होकर सिगरेट सुलगाने के पश्चात कश लेने लगा, जबकि चंदानी के चेहरे पर चिंता छा चुकी थी। 10 मिनट की कोशिश के पश्चात दरवाज़ा कब्जों सहित उखड़ गया। उखड़े दरवाजे को एक तरफ हटाकर सुजान सिंह और उसके आदमियों ने भीतर प्रवेश किया। सबके हाथों में रिवॉल्वर थे। चंदानी भी रिवॉल्वर थामे था। भीमराव और महंत खाली हाथ थे। जो भी नजर आए रुकना मत, सोचना मत। सुजान सिंह दहाड़ा। देखते ही गोली से उड़ा देना, वरना वो लोग हमें मार देंगे। अगले 5 मिनट में ही सारा बंगला छान मारा। उन्हें वहाँ कोई भी नज़र ना आया। अलबत्ता ऊपर बेडरूम में चाय के प्याले वगैरह अवश्य नजर आए। लगता है वो लोग गुप्त रास्ते से चले गए, चंदानी के होठों से निकला। चले गए? क्यों चले गए? सुजान सिंह ने दहाड़ कर कहा। उसने तो 1 घंटे के बाद दरवाज़ा खोलने को कहा था। यहाँ रहने में उसे क्या फ़ायदा था, फिर जाने का मतलब? एकाएक सुजान सिंह ठटका। उसका चेहरा क्रोध से स्याह पड़ गया। नक्शा वो लोग नक्शा ले गए लगते हैं। उन्हें नक्शा मिल गया होगा। महंत, नक्शा गए? महंत के होठों से गहरी सांस निकल गई। वह नक्शा सुजान सिंह के हवाले नहीं करना चाहता था। सुजान सिंह उसे कभी भी पसंद नहीं आया था, परंतु मजबूरी थी। वो इस समय सुजान सिंह के फंदे में था। मामा, नक्शा निकालूं? हाँ। चंदानी ने मैन को देखकर गंभीर स्वर में सिर हिलाया।
महंत आगे बढ़कर वार्डरोब के करीब पहुंचा। वार्डरोब खोलकर उसके पल्ले को वैसे ही बीच में से जुदा किया जैसे लोटिया ने किया था, और अगले ही पल महंत चीख ही पड़ा। आंखें हैरानी से फट गई। नक्शा गायब है। क्या बक रहे हो? सुजान सिंह जैसे पागल हुआ जा रहा था। इसमें बकने वाली बात कहाँ से आ गई? महंत ने माथे पर बल डालकर सुजान सिंह को देखा। मैंने सीधी सीधी बात कही है, तुम खामखा फालतू का मुंह फाड़ रहे हो। सुजान सिंह दांत पीस कर उसे देखने लगा। नक्शा कहाँ है? सुजान सिंह के सर में घुर्राहट थी। यहीं था, इस पल्ले के गुप्त खानों के बीच। महंत ने एक निगाह पल्लों पर डाली। अब नहीं है। ले जाने वाले ले जा चुके हैं। तुम झूठ बोलकर बच नहीं सकते महंत। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ना ही मुझे दोबारा झूठा कहना। महंत उसकी बात काटकर कड़वे स्वर में बोला, नक्शा यहीं था। अब नहीं है तो मैं क्या करूं? तो कौन ले गया? चंदानी खुद खुद असमंजसता में घिरा पड़ा था। पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। पोतेदार कहाँ चला गया? क्यों चला गया? मैं क्या बता सकता हूँ? सुजान सिंह ने महंत को घूरा। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर नक्शा यहीं था तो फोतेदार के फरिश्तों के भी हाथ नहीं लग सकता। कोई सोच भी नहीं सकता कि वार्डरोब के पल्ले में कोई गुप्त खाना होगा। सही कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। महंत बोला, यहाँ से कोई भी नक्शा हासिल नहीं कर सकता। वही कर सकता है जिसे इस बात की जानकारी हो। क्या मतलब? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पापा यहाँ आए होंगे। उनसे पोतेदार का सौदा पट गया होगा। यानी कि जब हम यहाँ आए उस समय पापा यहीं होंगे, पोतेदार के पास। तभी तो पोतेदार ने 1 घंटे बाद दरवाज़ा खोलने को कहा था। उसके बाद वैसा गुप्त रास्ते से चले गए और हम भारी खड़े रहे। सुजान सिंह खूनी निगाहों से महंत को देखने लगा। मुझे लगता है महंत ठीक कह रहा है। चंदानी के जबड़े कस गए। मेरा भी यही विचार है, भीमराव ने शांत स्वर में कहा। तो कुत्ता लोटियाबाजी मार ही ले गया। सुजान सिंह पागल होने लगा। मैं उसे सुजान सिंह, महंत एकाएक गुर्रा है। ठीक शब्दों का इस्तेमाल कर। मेरे पापा को मेरे ही सामने गाली देने की ज़रूरत नहीं है। सुजान सिंह ने दांत किटकिटाया और हाथ में थमी रिवॉल्वर उस पर तान दी। तू अपनी खैर मना, तेरी ज़रूरत समाप्त हो। सुजान सिंह, एकाएक मेवाराम चंदानी गुर्रा है। रिवॉल्वर नीचे कर ले। लोटिया को भूल जा और इतना याद रख, महंत मेरा भांजा है, मेरी बहन का लड़का। और ये बात हम में पहले ही तय हो चुकी है कि मिलने वाले माल में से 15 करोड़ महंत का होगा। नक्शा हाथ नहीं लगा तो इसका ये मतलब नहीं कि तू अपना आपा खो बैठे। जिस खजाने तक तू पहुंचने की आस लगाए बैठा, उस खजाने का दूसरा नक्शा मेरे पास है। जिस तरह मेहनत की अब कोई ज़रूरत नहीं, उसी तरह मुझे तेरी भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। सुजान सिंह ने खा जाने वाली निगाहों से चंदानी को देखा। हालात कैसे भी हों, होश नहीं गंवाने चाहिए। जिस तरह सब कुछ चल रहा था, अब भी सब कुछ उसी तरह चलेगा। हम सब हिस्सेदार होंगे। हिस्सेदार? किस बात के हिस्सेदार? सुजान सिंह फट पड़ा। हमारे पास अधूरा नक्शा है। उनके पास पूरा नक्शा पूरा हो चुका है। जहाँ पर माल दबा पड़ा है, वो लोग तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं लगेगा। मेवाराम चंदानी के होंठ पर कुटिलता से भरी हुई मुस्कान आ गई। नक्शा होने पर भी इतना आसान नहीं वहाँ तक पहुँचना। 20-25 साल के वक्त में न जाने कितने बदलाव आए होंगे वहाँ। बहुत खतरनाक चट्टानों से भरा दलदली जंगल था वो। एक एक वहशी जानवर वहाँ भरे पड़े थे। नक्शा लेकर वो लोग जहाँ पहुँचेंगे, जहाँ से खजाने की यात्रा शुरू करेंगे, वहाँ का तो मुझे पता है। इससे पहले कि वो लोग वहाँ पहुँचे, हमें पहले ही वहाँ पहुँच जाना चाहिए। हम उन पर नज़र रखेंगे। हम उनसे नक्शा हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। उनके पीछे खजाने वाली जगह पर पहुँच सकते हैं। सुजान सिंह की आंखों में तीव्र चमक विद्यमान हो गई। मुझे इजाज़त दो, भीमराव बोला। तुम लोगों के साथ मेरा कोई काम नहीं। चंदानी और सुजान सिंह की निगाहें भीमराव पर झटकी। नहीं, तुम हमारे साथ ही रहोगे। क्यों? मेरा तुम लोगों के साथ क्या काम? भीमराव के माथे पर बाल उभरा। काम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम हमारी योजना देवराज चौहान तक पहुंचा सकते हो, जबकि हम नहीं चाहते कि हमारे इस कदम के बारे में कोई जाने। चंदानी ने अपने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। इसलिए तुम्हें छोड़ देना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। खुशी से रह लो या फिर ज़बरदस्ती से, ये बात तुम पर निर्भर है। अगर खुशी से रहते हो तो हम वायदा करते हैं, खजाना हाथ लगती है अच्छी खासी रकम तुम्हें भी मिल जाएगी। भीमराव समझ गया जो ये कह रहे हैं वो करके ही रहेंगे। शराफत से इनकी बात उस मान लेना ही उसके हित में, वरना ज़बरदस्ती में वो इनके साथ मात्र बंधक बनकर ही रह जाएगा। एकाएक वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे साथ रहने में कोई एतराज़ नहीं। खास तौर से इसलिए एतराज़ नहीं कि खजाने में से मुझे भी तो कुछ मिलना ही है, और ये रकम 2-4 करोड़ से कम क्या होगी। चंदानी ने सिर हिलाकर सुजान सिंह को देखा। अब हमें यहाँ इस शहर में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाना चाहिए जहाँ नक्शे सहित देवराज चौहान और लोटिया को पहुँचना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो पहले पहुँच जाए और हम कुछ भी ना करने के योग्य रह जाएं। चलो चलो, मैं खुद भी यहाँ रुकना नहीं चाहता। सुजान सिंह व्याकुलता से बोला। अगला दृश्य। देवराज चौहान, जगमोहन, पाल खन्ना, बूंदी बलिया, अवतार सिंह, लोटिया और सुधीर शर्मा की नशे से भरी आंखें फोतेदार सिंह पर ही टिकी हुई थी। आधे मिनट की खामोशी को सुधीर शर्मा की नशे युक्त आवाज़ ने तोड़ा। इस काणे को कहाँ से पकड़ लाए?
अपने लिए काणे का संबोधन सुनते ही फोतेदार का चेहरा क्रोध से स्याह पड़ने लगा। वह दांत किटकिटाकर वैसी स्वर में बोला, साले शराबी, गंदे नशेड़ी, अपने शब्दों को संभाल कर बात कर। सुधीर शर्मा वाले से हंसा और नशे युक्त आंखें मिचमिचाकर फोतेदार सिंह के धधकते चेहरे को देखते हुए बोला, कलप क्यों रहा है? काणे को काणा नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा? किसी से भी पूछ लो। मेरी बात पर कोई एतराज़ उठा ले तो मैं नहीं कहूँगा। वैसे तूने मुझे साला, शराबी, गंदा, नशेड़ी का मैंने बुरा माना? नहीं माना। हालांकि साला शब्द तेरा ज़्यादा था, फिर भी मैंने परवाह नहीं की। बहरहाल मैं हुई शराबी, इसलिए नशेड़ी कहा जाना किसी का बुरा नहीं मानता। इसी तरह तेरे को भी काणा कहे जाने का बुरा नहीं मानना चाहिए। पोतेदार की इकलौती आंख से आग बरसने लगी। तू वही नशेड़ी पायलट है ना, जिसने खतरनाक ढंग से प्लेन लैंड किया था? तेरी आधी बात सही है और आधी गलत। सुधीर शर्मा हंसा। दरअसल मैं वही नशेड़ी पायलट हूँ और आगे की बात यह है कि उस खतरनाक पॉइंट पर मैंने सफलता से प्लेन लैंड किया था। यह काम कोई दूसरा नहीं कर सकता था। जो भी हो, नशेड़ी की औलाद, तू मुझे काणा नहीं कहेगा। कहूँगा, काणे को काणा ही कहूँगा, अंधा नहीं कहूँगा। वो हंसा। पोतेदार का चेहरा वैसी बाबों से भर उठा। अभी भी समझ जा नशेड़ी, वरना। अरे भाई, इसमें झगड़ने की क्या बात है? पोतेदार को गर्म होते देखकर जगमान आगे आया और पोतेदार से बोला, उसे तो तब समझाएं अगर तुमने अपने शब्दों पर काबू रखा हो। तुम भी तो उसे गंदा, नशेड़ी, शराबी कह रहे हो। तुमने कौन सा इसे कम कहा है? ये तो है ही गंदा शराबी, पोतेदार ने कड़वे स्वर में कहा। इसके बारे में जो सुना था वही देख रहा हूँ कि हर समय पिए रहता है। सुधीर शर्मा हाथ में पकड़ी बोतल से घूंट भरकर हंस पड़ा। यही तो मैं कह रहा हूँ, शराबी को शराब, शराबी और काणे को काणा। पोतेदार दांत पीसकर उसे घूरने लगा। बात बराबर। तुम दोनों आपस में एक दूसरे को कुछ भी कहो, इससे किसी को कुछ मतलब नहीं होगा, लेकिन जगमोहन ने पोतेदार की इकलौती आंख में देखा। इस मुद्दे पर हाथ उठाने वाला काम नहीं होना चाहिए। झगड़ा नहीं होना चाहिए। जो झगड़ा करेगा उसे इस मामले से निकाल दिया जाएगा। ये तुम मुझसे कह रहे हो? पोतेदार ने जगमोहन को घूरा। हाँ, तुमसे ही कह रहा हूँ। जगमोहन का सर सख्त हो गया। अपना गुस्सा चंबल में जाकर दिखाना यहाँ नहीं चलेगा। आपसी झगड़े हम सबको ले डूबेंगे। हमारी मंजिल वो खजाना। ये ठीक है कि हम लोग अपनी ज़ुबान के पक्के हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम तुम्हें बर्दाश्त करेंगे। अगर तुमने झगड़ा पैदा करने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। धमकी दे रहे हो? हाँ। जगमान का चेहरा क्रोध से लाल पड़ गया। अगर तुम सीधी तरह बात नहीं समझना चाहते तो इसे धमकी समझ सकते हो। पोतेदार ने अपनी आई कैप पर हाथ फेरा। चेहरे पर छाई शक्ति जाने कहाँ सिमटकर गायब होती चली गई। होठों पर मुस्कान उभर आई। दरअसल मैं इस समय मैं भी झगड़ा करने के मूड में नहीं हूँ। हमें खजाने तक जाना है। आपस में फूट पड़ना ठीक नहीं होगा। ये तो यूं ही शराबी से प्यार भरी बातें हो गई थी। क्यों शराबी, ठीक कहा ना मैंने? साला काणा। सुधीर शर्मा मुंह बनाकर कह उठा। इतनी जल्दी तो सांप भी नहीं पलट नहीं खाता जितनी जल्दी तू बात पलट गया। तेरे जैसे लोगों को मैं भरोसे के काबिल नहीं मानता। तुम जैसे लोग तो बहुत खतरनाक होते हैं। पोतेदार फिर जोर से हंस पड़ा। सोना, सोना, तुम लोगों ने शराबी का शगुफा। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? सड़क के किनारे नीम के पेड़ के नीचे ज्योतिषी बनाकर डेरा जमा ले। तगड़ी आमदनी हो जाएगी। तेरे जैसे भविष्य वक्ता को तो। बस करो। देवराज चौहान, जो काफ़ी देर से खामोश खड़ा था, तकरार सुन रहा था, एकाएक बोल पड़ा। और काम की बात पर आ जाओ। इसके साथ ही सब सुन लो कि किसी भी स्थिति में हमें झगड़ा पैदा नहीं होना चाहिए। अगला दृश्य। हमें नक्शा मिलाकर देखना चाहिए। पोतेदार ने कहते हुए जेब से तय किया नक्शा निकाल लिया। मैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं समझता, लोटिया ने सिर हिलाकर कहा। अभी नक्शा मिलाकर देखने का वक्त नहीं आया। पहले हमें उस जगह तक पहुंच जाना चाहिए जहाँ नक्शे की ज़रूरत पड़नी है। फिर भी नक्शा मिलाकर देखने में क्या अर्ज़ है? कोई अर्ज़ नहीं, लेकिन मैं अभी इसकी ज़रूरत नहीं समझता। पोतेदार के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव आ गए। नक्शा तो तुम्हारे पास है? उसने देवराज चांद से पूछा। हाँ, मेरे ही पास है। लोटिया का कहना सही है कि नक्शा वही मिलाया जाए जहाँ से नक्शे की ज़रूरत शुरू होती है। देवराज चांद ने कहा। हमें चलने की तैयारी करनी चाहिए। तैयारी में हमें कई तरह का सामान साथ ले चलना होगा। अब तो रात हो रही है। कल का दिन तैयारी के लिए छोड़ देते हैं। परसों सुबह ही हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ज़्यादा देर करना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन हमें जाना कहाँ है? बलिया ने पूछा। अरुणाचल के जंगलों में, लोटिया ने जवाब दिया। अगला दृश्य। दूर अरुणाचल की पहाड़ियाँ बादलों में धंसती प्रतीत हो रही थीं। ये घना जंगली इलाका था। अरुणाचल की सीमा के करीब ही दिन में कड़कती धूप चैन नहीं लेने देती थी, और शाम को ठंडी हवा के झोंके मौसम को सर्द बना देते थे। कोई भी बादल का टुकड़ा आसमान में रुकता और बरसात करके चला जाता। यहाँ पर मौसम से लेकर इंसान तक कोई भी किसी बात का पाबंद नहीं था। आदिवासियों के इस इलाके में जंगल का कानून था। सरकारी कानून तो यहाँ से छूकर भी ना गया था। फिर भी आज के आदिवासियों, 2 दशक पहले के आदिवासियों में काफ़ी परिवर्तन आ गया था।
पहले आदिवासी आम इंसानों को अपना दुश्मन समझते थे। भूला भटका कोई उनके इलाके में आ जाता तो उसे वह अपना दुश्मन समझते और घात लगाकर उसकी जान लेने के पश्चात जश्न मनाते। परंतु सरकार के आदिवासियों के प्रति उठाए गए असफल कदमों के बावजूद भी आदिवासियों में इतनी जागृति आ गई थी कि बाकी इंसान भी उन जैसे ही हैं, उनका बुरा चाहने वाले दुश्मन नहीं हैं। अब इन आदिवासी इलाकों में कोई आ जाए तो वे उनका स्वागत करते, खास तौर से इस लालच में कि पहनने को कोई कपड़ा उनसे मिल जाएगा। 50% आदिवासियों के शरीर पर मैले कुचैले कपड़े मौजूद थे। अन्य कपड़े विहीन, छाल लपेटे या फिर फटा पुराना कपड़ा अपने शरीर पर लपेटे होते। इनमें से कई तो शहरों तक भी आए थे। 200 200 की आबादियों की संख्या में आदिवासियों के कबीले चंद चंद दूरी पर फैले हुए थे और इनके 6 किलोमीटर दूर दक्षिण में जंगल था। भयानक जंगल, दलदल से भरा भयानक जंगल, खतरनाक वहशी जानवरों की वहाँ भरमार थी। आम इंसान तो दूर, यहाँ के आदिवासी बाशिंदे भी उस जंगल में जाने से कतराते थे, क्योंकि कभी उनमें से जो भी वहाँ गया वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। आदिवासियों ने इस जंगल को मौत का जंगल करार दे दिया था। आदिवासी कानून के मुताबिक अगर किसी को मौत की सज़ा देनी होती थी तो उसे जंगल के किनारे पेड़ के साथ बांध दिया जाता और अगले चंद ही घंटों में जंगल के वहशी जानवर उसके शरीर की बोटी बोटी करके खा जाते। उसका मात्र हड्डियों का ढांचा ही रस्सी के सहारे पेड़ के नीचे तने से बंधा रह जाता। सुजान सिंह, महंत, मेवाराम चंदानी, भीमराव, अमृतलाल और इनके साथ करीब 20 आदमी इन आदिवासी कबीलों को पार करके जंगल के मुहाने पर पहुंचे तो दोपहर हो रही थी। सिर पर चढ़ा सूरज जैसे बदन को खा रहा था। पसीने से उनके जिस्मों को चिपचिपा कर रखा था। सब ने चंद घने पेड़ों के झुंड में बसेरा बना लिया था। इससे धूप से उन्हें बचत थी और कभी कभार हवा का झोंका भी उन्हें नसीब हो जाया करता था। सबसे पहले तो खाना खाया गया। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मुश्कों में भरकर पानी लाया गया था, क्योंकि जंगल में कहीं भी पीने का पानी मौजूद नहीं था। आते समय उन लोगों ने कोशिश की थी कि आदिवासी कबीलों में से चंद आदिवासी जो जंगल का भीतरी रास्ता जानते हैं उन्हें साथ ले लें। उन्हें मोटे पैसे का लालच दिया गया, परंतु कोई भी मौत के मुंह में जाने को तैयार नहीं था। खाना खाने के पश्चात लकड़ियों को जलाकर उन पर चाय बनाई गई। शीशे के गिलासों में डालकर सबने चाय के गिलासों को थाम लिया। अगला दृश्य। दोस्तों, चाय का घूंट भरने के बाद सुजान सिंह ने सब पर निगाह मारी। इस समय हम शहर से मीलों दूर खतरनाक इलाके में, किसी भी हालत में हमें बाहरी सहायता प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। हमारी ज़रा सी भी लापरवाही हमारी जान ले सकती है। सामने जो जंगल तुमको नज़र आ रहा है वो आदमखोर जानवरों से भरा पड़ा है। इसके साथ ही हमारे दुश्मन लोटी या देवराज भी यहाँ कभी भी पहुँच सकते हैं। उनसे हमारा टकराव होना भी लाजमी है। हमें खुद नहीं मरना, बल्कि उन लोगों को मारना है। किसी भी हाल में हमें अपनी संख्या कम नहीं होने देनी, और कामयाबी पर हमें इतना मोटा खजाना हासिल होना है कि आप सब तमाम उम्र बिना कुछ किए चैन से ज़िंदगी बिता सकेंगे। इस बात को आप ये भी कह सकते हैं कि यह आप लोगों का आखिरी मौत का खेल है। जो अपनी सावधानी और समझदारी से कामयाब रहा तो बाकी की ज़िंदगी मौज करेगा, मौज। सबके चेहरों पर चमकपूर्ण उत्साह छा गया। हमारे पास हर तरह के पर्याप्त मात्रा में हथियार हैं। दुश्मन चाहे कितने भी हों, जंगल में कितने भी आदमखोर जानवर हों, आर्म्स की हमारे पास कमी नहीं होगी। सुजान सिंह ने उन सब पर निगाह मारी। सबका ध्यान अपने पर पाकर वह पुनः बोला, इस समय हम एक लंबे सफ़र से यहाँ आए हैं। जिस्मों की थकावट कुछ देर की नींद लेकर उतार सकते हैं। तब तक हम आसपास नज़र दौड़ा कर आते हैं। फिर वह महंत और भीमराव से बोला, चंदानी तो मेरे साथ चल रहा है, तुम लोग भी चलोगे? जा कहाँ रहे हो? भीमराव बोला, यूं ही आसपास नज़र मार लें। शुक्रिया, मैं फ़िलहाल आराम कर लेना पसंद करूँगा, भीमराव ने जवाब दिया। सुजान सिंह ने प्रश्न भरी निगाहों से महंत को देखा। इस धूप में मेरी भी कहीं जाने का कोई इरादा नहीं है। सुजान सिंह ने सिर हिलाया, चंदानी के साथ पेड़ों के झुंड में से बाहर निकल गया। अगला दृश्य। सब अपने काम चलाऊ बिस्तरे निकालकर मिली जुली हरी सूखी घास पर बिछाने लगे। महंत ने सिगरेट सुलगाई और झुंड से बाहर निकलकर धीमे धीमे कदमों से टहलता हुआ कुछ दूर पेड़ की छाया में रुककर कश लगाते हुए चिलचिलाती धूप में आंखें मिचाता हुआ आसपास निगाहें दौड़ाने लगा। वो सोच रहा था, 20-25 साल पहले इसी जगह पर उसके पापा और मामा आए थे, करोड़ों के जेवरात छुपाने। वास्तव में खतरनाक जगह थी। आबादी से कटकर ये ऐसी जगह थी ये कि यहाँ की खबर बाहर और बाहर की खबर का भीतर आना संभव ही नहीं था। पेड़ की छाया में खड़े उसे कुछ पल ही बीते होंगे कि कदमों की आहट पाकर उसने सिर घुमाया तो भीमराव को पास आते पाया। यहाँ तो काफ़ी गर्मी पड़ती है, मेरी तो जान निकल रही है, भीमराव करीब आकर बोला। हाँ, महन ने सिर हिलाया। दिन में जितनी गर्मी पड़ती है रात में उतनी ही ठंड पड़ती है। अजीब मौसम है यहाँ का। भीमराव ने गहरी सांस लेकर पेड़ों के झुंड को देखा। वहाँ सब बिस्तरे बिछाकर आराम के ध्येय से नींद लेने की कोशिश कर रहे थे। अमृतलाल कहाँ है? महंत ने पूछा। पेड़ों के झुरमुट में, आदमियों के पास, भीमराव ने कहा, फिर ठटक कर बोला। दूसरी पार्टी में तुम्हारा बाप है? सुजान सिंह के साथ तुम्हारा होना मुझे अजीब सा लग रहा है।
वो भी उस हालत में जबकि सुजान सिंह ने तुम्हारे बाप की जगह ले ली है और तुम भी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुके हो। महन ने आंखें सिकुड़कर भीमराव को देखा। तुम अपने काम से मतलब रखो। वो तो रख ही रहा हूँ, यूं ही पूछ लिया था। भीमराव मुस्कुराया। अपने को देखो, दूसरे के गिरेबान में झांकना बंद कर दो। महंत के सर में कड़वाहट भर आई। वैसे तो देवराज चौहान के सगे बने फिरते हो और उसके खिलाफ साथ दे रहे हो सुजान सिंह का। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मजबूरी में मुझे सुजान सिंह का साथ देना पड़ रहा है, वरना मेरे लिए चैन की सांस लेना भी कठिन हो जाता। अगर मर्द होते तो सुजान सिंह का साथ न देते। महंत का स्वर तीखा था। सही कह रहे हो, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि मैं मर्द नहीं हूँ, नामर्द हूँ। महंत का जहरीला स्वर व्यंग में बदल गया। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी जाति का नामर्द। भीमराव अर्थपूर्ण लहजे में कहकर महंत की आंखों में देखने लगा। महंत ने होंठ बीच लिए, कहा कुछ नहीं। जिस तरह तुम नामर्द बनकर सुजान सिंह का साथ दे रहे हो, ठीक उसी तरह मैं भी नामर्द बनकर सुजान सिंह के साथ। भीमराव जवाब में महंत के मुंह से कुछ सुनना चाहता था, परंतु महंत ने नीचे भींच रख के होठ ना खोले। अलबत्ता आंखें भीमराव पर ही टिकी हुई थी। अगला दृश्य। चंदानी। सुजान सिंह बोला, तुम्हें उस रास्ते का तो ध्यान होगा जहाँ से तुम और लोटिया माल से जंगल में घुसे थे या निकले थे। इस बारे में मैं सोच चुका हूँ, चंदानी ने कहा। मुझे इतना तो याद है कि जब हम जंगल से निकले थे तो सामने ही लाल पत्थरों का टूटा फूटा कमरा बना हुआ था। उसकी छत गुंबद की तरह थी, जैसे पुराने ज़माने का कोई मकबरा हो। हमने वहीं बैठकर नक्शे को मुकम्मल किया था। बता सकते हो वो गुंबद वाला मकबरा कहाँ होगा? नहीं, इस बारे में मैं कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तलाश किया जाए तो उसे ढूंढा अवश्य जा सकता है। मेवाराम चंदानी ने सोच भरे स्वर में कहा। जहाँ तक मुझे याद है, उस मकबरे के पश्चिम में आदिवासी बस्तियाँ थीं। वो बस्तियाँ आज भी है। इसका मतलब है कि वह जगह उन बस्तियों के पूर्व में होनी चाहिए। और हम इस समय कहाँ पर हैं? एकाएक सुजान सिंह ने पूछा। हम शायद उन बस्तियों के पूर्व की ही तरफ हैं, चंदानी ने एकाएक कहा। यानी कि उस मकबरे वाली जगह को तलाश किया जा सकता है, अगर वो सलामत हुआ तो। पुराने लाल पत्थरों का बना था। पुराने ज़माने के बने ऐसे कमरे मकान तो 100 साल चलते हैं, और कुछ नहीं तो उसके अवशेष तो मिलेंगी। ठीक कह रहे हो तुम। मेरे ख्याल से लोटिया भी उस जगह के आसपास ही पहुंचने की कोशिश करेगा। सुजान सिंह बोला। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अपने आदमियों के साथ तुरंत ही उस जगह की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। लंबे सफ़र से आए, वो सब थके हुए, तो क्या हो गया? पिकनिक बनाने तो आए ही नहीं हम। सुजान सिंह उसकी बात काटकर तीखे स्वर में बोला। देखना, मेरे कहने की देर होगी, वो फ़ौरन तैयार हो जाएंगे। अगला दृश्य। 2.5 घंटे की मेहनत के पश्चात जब सूर्य अस्त होने लगा तो उन्हें लाल रंग का मकबरा टाइप कमरा नजर आया, जो कि आखिरी हद तक उजड़ चुका था। दीवारों से उसकी पतली लंबी लाल रंग की ईंटें गायब थीं। एक तरफ की आधी दीवार वक्त के थपेड़ों से टूटकर मिट्टी में समा चुकी थी। गुंबद मात्र पत्थरों के ढेर समान लग रहा था। उसका लाल रंग इस हद तक फीका पड़ चुका था कि वह मटमैला सा नजर आ रहा था। परंतु एक खासियत यह नजर आ रही थी कि मकबरे नुमा कमरे के आसपास गंदगी नहीं थी। लगता था जैसे बकायदा वहाँ सफाई होती हो। मेवाराम चंदानी की आंखों में तीव्र चमक विद्यमान हो गई। यही है, यही है वो जगह जहाँ का मैं जिक्र कर रहा था। म्यूजियम की लूट के पश्चात हमने यहीं बैठकर नक्शे को अंतिम रूप दिया था। उसके तेवर में उत्तेजना थी। कहते हुए वह आगे बढ़ा और बिना दरवाजे के बनी खाली जगह से भीतर प्रवेश कर गया। सुजान सिंह, भीमराव, महंत उसके पीछे थे। 2-4 अन्य और आदमी भी भीतर आ गए थे। भीतर प्रवेश करते ही चंदानी ठिठक गया। आंखों में हैरानी उभर आई। अन्य सबका भी यही हाल हुआ। उसके बाल गर्दन तक बढ़े हुए थे। गर्दन तक दाढ़ी बढ़ी हुई थी। उम्र 45 के आसपास। सिर और दाढ़ी के बालों में आधे बाल सफ़ेद थे। लंबाई अच्छी थी परंतु शरीर पतला था। बदन पर मैली कुचैली कमीज़ और जीन्स की पैंट पहन रखी थी, जो कि घुटनों से फटी पड़ी थी। मकबरे नुमा कमरे में एक किचन का ज़रूरत का सामान पड़ा था। ईंटें रखकर लकड़ियाँ जलाकर चूल्हा बनाया हुआ था, जो कि सुलग रहा था। ऊपर बर्तन रखा था। लगता था जैसे वह अभी कुछ बनाकर हटा है। दूसरी तरफ बिस्तर के नम पर फटी पुरानी चादरें और मैला कुचैला तकिया था। उसकी आंखों में सुर्ख लाल लाल रेखाएं दरारों के समान नजर आ रही थीं। उसने सबको देखा, गहरी निगाहों से देखा। तत्पश्चात उसकी निगाह मेवाराम चंदानी पर जाकर स्थिर हो गई। अजीब सा सन्नाटा वहाँ छा चुका था। अगला दृश्य। कौन हो तुम? सुजान सिंह के होंठों से निकला। इंसान हूँ। उसकी आवाज़ में सर्द भाव व्याप्त थे। वो तो हमें भी नज़र आ रहा है भाई। भीमराव आगे बढ़कर सामान्य स्वर में बोला। हमारा पूछने का मतलब है, तुम इस खतरनाक जंगल के किनारे क्या कर रहे हो? यहाँ का नक्शा देखकर लगता है कि तुमने यहीं अपना घर बना रखा है। कहीं तो घर बना नहीं था। उसकी निगाह चंदानी पर ही टिकी थी। यहाँ बना लिया? अकेले रहते हो? महंत ने अजीब से लहजे में पूछा। हाँ। हैरानी है, खाते क्या हो? महंत के माथे पर आश्चर्य के बल उभर आए। यह जंगल है, बहुत कुछ खाने को मिल जाता है।
शाकाहारी खाने का मन करता है तो फल और सब्जियां मिल जाती हैं। कहने के साथ ही उसने चंदानी के चेहरे से निगाह हटाई। मांसाहारी खाने का मन करता है तो उसने एक तरफ पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर ऊपर की, जिसके ऊपर सूखा हुआ खून मटमैला होकर चमक रहा था। इस कुल्हाड़ी से शिकार कर लेता हूँ। निगाहें पुनः चंदानी पर जा टिकी थी। कब से रह रहे हो यहाँ? चंदानी ने मुंह खोला। कब से? पहली बार उसके होठ खुशकी से भरी मुस्कान में फैले और कुल्हाड़ी को एक तरफ दीवार के साथ खड़ा कर दिया। कैलेंडर मेरे पास है नहीं, घड़ी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई यहाँ आता नहीं कि पूछ सकूँ यह कौन सा सन चल रहा है। कभी किसी खास चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आदिवासियों के पास से ले आता हूँ, लेकिन आज तक किसी ने पूछा ही नहीं कि कौन सा महीना और कौन सा साल चल रहा है। सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब यहाँ आया था तब बिल्कुल जवान था। सबके चेहरों पर ना समझने वाले भाव थे। लेकिन यहाँ क्यों रह रहे हो? यूं ही। उसकी निगाहें पुनः चंदानी पर जा टिकी। शायद मेरी किस्मत में ऐसी ही ज़िंदगी बिताना लिखा था, लेकिन मुझे किस्मत से कोई गिला शिकवा नहीं। मैं खुश हूँ। आज तो कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ। क्यों? आप जैसे सब इंसानों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसकी लाल रंग की दरारों वाली आंखों में वहशी भाव आ गए, परंतु सर में कोई बदलाव ना आया। वरना मैंने तो सोचा था यहाँ कोई आएगा ही नहीं। तुम्हारी बातें हमारी समझ से बाहर है, भीमराव ने कहा। इस पर भी हमें तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? दोस्त? उसने पूर्वर लहजे में कहा। मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ। जवानी के बाद से तो मैं शिकारी करता आ रहा हूँ, जानवरों का। मुझे शिकारी कह सकते हो, क्योंकि अभी मुझे और भी शिकार करने हैं। शिकारी नहीं पसंद आया तो कुछ भी कह सकते हो, मसलन मोती। कभी मुझे मोती कहते थे लोग। मोती? सुजान सिंह ने जैसे नाम दोहराया। तुम जवानी से ही यहाँ रह रहे हो? इस बात का तो यही निष्कर्ष निकलता है कि अवश्य तुमने कोई खतरनाक अपराध किया होगा, जिसकी सज़ा फांसी ही होगी, और तुम यहाँ आकर छिप गए। मोती हंसा, दरिंदगी से भरी हंसा। वैसे तो मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता, फिर भी जवाब मैं यही कह सकता हूँ कि इस बात का जवाब तो मैं भगवान ही दे सकता है, अगर वो है तो। मोती से तुम्हें इस बात का जवाब नहीं मिलने वाला। मोती ने पुनः चंदानी को देखा। अब मेरे बारे में पूछना छोड़ो, अपनी कहो। यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह जगह तो सिर्फ जानवरों के लिए है। जंगल में रह रहे वैसी जानवरों या फिर मुझ जैसे जानवरों के लिए। तुम लोग तो मुझे इंसान लगते हो। हम यहाँ पर शिकार खेलने आए हैं, सुजान सिंह ने जल्दी से कहा। जब सुना कि इस जंगल में खतरनाक वहशी जानवरों का डेरा है तो हमसे रहा ना गया। मोती के चेहरे पर खुश्क और अजीब सी हंसी छा गई। शिकार करने आए हो, करो। शिकार का तो मुझे भी शौक है। मोती की निगाह चंदानी पर जा अटकी। देखते हैं शिकारी शिकार करता है या शिकार शिकारी का। कुछ ना कुछ तो होकर ही रहेगा। तुम्हारी बातें बहुत अजीब सी हैं मोती। कुछ समझ में आती हैं और कुछ नहीं। महंत बोला। बात करने का ढंग भी खास समझ में नहीं आ रहा। जानवरों में रह रहा हूँ बरसों से। आधा जानवर तो बन ही चुका हूँ, इसलिए बात करने की तहजीब बदल गई है। अब इंसानों में आ गया हूँ, शायद मेरी तहजीब दुरुस्त हो जाए और तुम लोगों की समझ में मेरी बातें आने लगें। कई पलों के लिए वहाँ खामोशी छा गई। क्या तुम शिकार में हमारी सहायता करोगे? जंगल के रास्ते से हम अनजान हैं। तुम्हारे साथ होने पर हमारे लिए खतरे कम हो जाएंगे, सुजान सिंह बोला। हो सकता है मेरे साथ होने पर खतरे कम ना हो, बढ़ जाएं। बहरहाल अगर तुम लोग चाहते हो तो अवश्य सहायता करूँगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ, मुझे भी शिकार का शौक है। निगाह पुनः चंदानी पर जा टिकी। जंगल के ज़र्रे ज़र्रे से मैं इस तरह वाकिफ़ हूँ जैसे कि लोग शहर की सड़कों से वाकिफ़ होते हैं। हम तुम्हें सहायता के बदले उचित मुआवजा देंगे, चंदानी बोला। अगर तुम कानून के डर से यहाँ छुपे हुए हो तो हम तुम्हें यहाँ से दूर अपने साथ ले जाकर कहीं और बसा देंगे, ताकि आराम से ज़िंदगी बिता सको। मैं शिकार के दौरान अपना मुआवजा खुद हासिल कर लूँगा। मोती ने चंदानी की आंखों में झाँका। तुम लोग अपना शिकार करोगे और मैं अपना शिकार करके खुद ही मुआवजा ले लूँगा। रही बात मेरी ज़िंदगी की, तो उसके बारे में मुझे किसी प्रकार की सहायता नहीं चाहिए। मैं यहीं खुश हूँ। तुम्हारी मर्जी, चंदानी बोला। सोच लेना, विचार बदल जाए तो कह देना। तभी महंत बोला, यह जगह अच्छी है, कुछ दिन हम यहाँ रह सकते हैं। मोती ने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और महंत को देखने लगा। एकाएक वह वैसी दरिंदा नजर आने लगा था। चुपचाप पलटो और बाहर निकल जाओ। रहना तो दूर, यहाँ कोई बैठने की भी हिम्मत नहीं करेगा। उसके सर में कई जानवरों की एक साथ मिली जुली गुर्राहट भर चुकी थी। ये मेरी जगह है, निकल जाओ यहाँ से। मेरी निगाहों में शिकार शिकार होता है, चाहे वह इंसानों का हो या जानवरों का। वैसे भी अब मुझे इंसान और जानवर में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। निकलो। वो सब समझ चुके थे कि जंगल के रास्तों में मोती उनका बहुत बड़ा सहायक हो सकता है, इसलिए कोई भी उसे नाराज़ करने को तैयार नहीं था। तभी मेवाराम चंदानी मुस्कुराया। नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं मोती। हमने एक बात कही, तुम्हें पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं, हम बाहर रह लेंगे। हमारे पास छोटे छोटे टेंट हैं। जब भी हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी आ जाएंगे। अब चलते हैं, अंधेरा घिरने वाला है। रात को रहने का हमें इंतज़ाम करना है। वैसे हम कल दिन में तुमसे मिलने आएंगे। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मोती उसी खतरनाक स्वर में बोला और हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी लहराई। अब जाओ यहाँ से।
किसी ने कुछ नहीं कहा। सब खामोशी से पलटे और मकबरे नुमा कमरे से बाहर निकलते चले गए। मोती लाल लाल आंखों से उन्हें जाते देखता रहा। अगला दृश्य। सबके चले जाने के पश्चात मोती ने कुल्हाड़ी को दीवार से टिकाकर रखा और कोने की मिट्टी को हाथों से खोदने लगा। ऐसा करते समय उसके होंठों से भेड़िए किसी गुर्राहट निकल रही थी। पत्थर के समान सख्त और लोहे की रॉड की भांति मजबूत उंगलियों से उसने 2 मिनट में ही आधा फीट गहरा गड्ढा खोदा कि उसकी उंगलियां किसी सख्त चीज से टकराईं। होंठों से निकली गुर्राहट में एकाएक तेजी आ गई। अगले ही पल दूसरा हाथ गड्ढे में डाला और पूरा जोर लगाकर लोहे की छोटी सी संदूकची निकाल ली। उसके होंठों से निकलने वाली गुर्राहटें मंद पड़ गईं। संदूकची नीचे रखकर उसे खोला तो उसमें एक लिफाफा रखा नजर आया। लिफाफा उठाया तो उसका कागज़ इस कदर गल चुका था कि वह फट गया। उसने उसके बीच में रखी दो छोटी छोटी तस्वीरें निकाली। तस्वीरें पीली पड़ चुकी थी। उस पर नजर आ रही चेहरों की प्रतिछाया धूमिल हो चुकी थी। उसने दोनों तस्वीरों को एक एक हाथ में थामा और उन्हें देखने लगा। कई पलों तक देखता रहा। उसमें से एक तस्वीर जयकिशन लोटिया की थी और दूसरी मेवाराम चंदानी की। पुरानी तस्वीरें, उनकी जवानी की। आखिरकार उसने लोटिया की तस्वीर नीचे रखी और दोनों हाथों में छोटी सी चंदानी की तस्वीर थाम ली। उसकी लाल सुर्ख दरारों वाली आंखें शोले बरसाने लगी। चेहरा अजीब सी दरिंदगी से भर गया। एक आया है, एक। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई चीता धीमे धीमे गुर्रा रहा हो। सूरज प्रकाश गोखले आ गया। गोखले आ गया। एक तो आ गया। दूसरा, वो भी आएगा। एक आया है तो दूसरा भी आएगा। 25 बरस हो गए मुझे इंतज़ार करते हुए। अब आएगा मज़ा। फिर उसकी निगाह चंदानी की तस्वीर से हटकर नीचे रखी लोटिया की तस्वीर पर जा टिकी। आवाज़ में पागलपन सा छा चुका था। वो नीचे पड़ी लोटिया की तस्वीर से बोला, ए, तू कब आएगा? तेरा यार तो आ गया। तू भी आता ही होगा। आता ही होगा। कहने के साथ ही गुंबदनुमा छोटे से कमरे में उसके दरिंदगी से भरे वहशी ठहाके गूंजने लगे। लोटिया की तस्वीर भी उसने उठा ली। दोनों की तस्वीरें हाथों में थामे वह जोर जोर से ठहाके लगाता रहा, हंसता रहा पागलों की तरह। अगला दृश्य। गुम्बदनुमा कमरे से जब वे लोग काफ़ी दूर आ गए तो सुजान सिंह बोला, यह आदमी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता होगा। जंगल के सारे रास्ते जानता है। खजाने तक पहुंचने में हमें कोई दिक्कत ना होगी। खतरनाक जानवरों से भी ये हमें बचाएगा। इसे ज़रा समझदारी से संभालना पड़ेगा। उल्टी खोपड़ी का आदमी है। इसका इस्तेमाल तो बहुत बाद में होगा। भीमराव बोला, पहले खजाने तक पहुंचने का इंतज़ाम होना चाहिए। आधे नक्शे से कुछ नहीं होगा। बाकी का आधा देवराज लोटिया के पास है, वो हमें मिलना चाहिए। वो भी मिल जाएगा, उन्हें यहाँ पहुँचने तो दो। सुजान सिंह दांत पीस उठा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे उनके यहाँ आते ही तुम्हें मालूम हो जाएगा, महन ने तीखे स्वर में कहा। यह इतना बड़ा इलाका है कि किसी को ढूंढ पाना संभव नहीं। पापा या देवराज चौहान आ भी गए तो हमें मालूम भी नहीं हो सकेगा। सुजान सिंह का चेहरा कड़वी मुस्कुराहट से भर गया। इसका इंतज़ाम भी है मेरे पास। रात सब आराम करेंगे और सुबह मैं अपने आदमियों को दूर दूर तक फैला दूंगा और 90% चांस है कि लोटिया इस गुंबदनुमा कमरे तक ज़रूर आएगा। क्यों? क्योंकि चंदानी बोला, वह नक्शा मैंने और लोटिया ने इसी गुंबद में बैठकर बनाया था। नक्शे का सेंटर पॉइंट गुंबद ही है, जहाँ से नक्शे की सहायता से खजाने तक पहुँचा जा सकता है। हम यहाँ से इतनी दूर अपना पड़ाव डालेंगे कि लोटिया के आने पर हम तो उन्हें देख सकें, परंतु वो हमें नहीं देख सकेंगे। इस गुंबद से ही वह खजाने पर जाने की यात्रा की शुरुआत करेंगे। जो भी हो, यहाँ आने के पश्चात वो लोग हमारी निगाहों से छिपे नहीं रह सकेंगे, सुजान सिंह ने कहा। और जब वह नज़र आएंगे तो सबसे पहले हमें कोई जुगाड़ लगाकर उनसे नक्शा हासिल करना है, ताकि हम खजाने तक पहुँच सकें। बहरहाल उनके बीच इसी प्रकार की बातें होती रहीं। अपने आदमियों सहित आधा किलोमीटर दूर सुरक्षित सी जगह तलाश करके पड़ाव डाला और छोटे छोटे 8 टेंट गाड़ दिए गए। इतना सब करने तक दिन ढल गया था। चारों तरफ अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। उन्होंने टेंटों में रोशनी के लिए लैंप चला लिए। खाना खाया गया। रात में पहरे के लिए 6 आदमियों को लगा दिया गया। कभी भी जंगल से निकलकर कोई जंगली वहशी जानवर उन पर हमला कर सकता था। सोने के समय भी तकियों के नीचे सबने रिवॉल्वरें रख लीं। रात शांति से बीती। 10 बजे के बाद ठंडी हवाओं का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि सारी रात गर्म कपड़ों का अभाव महसूस होता रहा। ऐसा लगता जैसे कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो। वहीं दिन निकलने पर धूप ने इतनी तेज़ गर्मी कर देनी थी कि रात की ठंड ख्वाब के समान महसूस होनी थी। दिन निकलने पर चाय के प्याले थामे महंत और भीमराव अकेले मिले। महंत अलग अलग थलग खड़ा चाय पी रहा था कि भीमराव उसके पास जा पहुंचा। अगला दृश्य। कल जो आदमी गुंबद में मिला था, मोती, मोती नाम था उसका। भीमराव चाय का घूंट भरता हुआ बोला, उसके बारे में एक खास बात नोट की तुमने? क्या? महन ने शांत निगाहों से उसे देखा। वो दरिंदा सा लगने वाला मोती बात हम लोगों से कर रहा था, लेकिन उसकी खून भरी निगाहें ज़्यादातर समय चंदानी पर ही थी, जैसे कि वो उसे बहुत पुराना जानता हो। भीमराव की निगाहें महंत पर ही थी। महन ने सिर हिलाया। हाँ, महसूस किया था मैंने भी। वो सबसे बात कर रहा था, सबकी बातों का जवाब दे रहा था, लेकिन देख वो चंदानी को रहा था। बहुत अजीब लगी थी ये बात मुझे।
चंदानी को क्यों घूर रहा था, इस बारे में मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। अगर तुम ये कहो कि वह चंदानी को पुराना जानता है तो ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। मैंने तो अपना शक जाहिर किया था। भीमराव ने लापरवाही से कंधे उचकाए। लेकिन चंदानी को घूरने के पीछे कोई तो वजह होगी। मैंने तो उसे देखकर हिचकिचाया, फिर बोला, अवश्य कोई वजह तो होगी। चंदानी के अलावा इस जगह पर लोटिया भी आया था। दोनों साथ ही थे। मेरे ख्याल से जब लोटिया उसके सामने आएगा तो शायद वह लोटिया को भी ऐसी घूरे। इस विश्वास का आधार? महंत की आंखें सिकुड़ गईं। विश्वास की तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने शायद और ख्याल जैसे शब्द इस्तेमाल किए। वह इतने सारे लोगों में चंदानी को घूर सकता है तो लोटिया को भी घूर सकता है। भीमराव ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा, क्योंकि सिर्फ यही दोनों इंसान कभी यहाँ आए थे। जिस तरह मैं मोती के हाव भाव देखकर अनजानी कड़ियाँ मिलाने की चेष्टा कर रहा हूँ, उसी तरह तुम भी मिलाओ तो शायद इसी नतीजे पर पहुँचोगे। महंत ने भीमराव को घूरा, फिर सिर हिलाकर बोला, तुम्हारी बात समझ आते हुए भी समझ नहीं आ रही। तुम ये कहना चाहते हो कि वह आदमी जो जवानी की उम्र से गुम्बद में रहता हुआ बूढ़ा हो गया, जो खुद को मोती कहता है और इंसान कम जानवर ज़्यादा लगता है, उसकी मेरे पापा और चंदानी से दुश्मनी हो गई थी जब वे जंगल में खजाना दबाने आए थे, और तब से वह यहाँ अपनी दुश्मनी चुकाने के लिए इस आशा से रह रहा है कि कभी तो वो दान आएंगे। इसी कारण कल शाम वह चंदानी को सामने देखकर उसे घूरे जा रहा था। कहने को तुम कुछ भी कह लो, भीमराव ने कहा, लेकिन जाने कि मुझे मामला कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। भीमराव, मैं मानता हूँ मोती नाम के उस इंसानी जानवर के चंदानी को घूरने के पीछे अवश्य कोई बात रही होगी, लेकिन जो तुम कह रहे हो उस पर तो कोई गधा भी विश्वास नहीं करेगा। सही कह रहे हो, कोई गधा भी विश्वास नहीं करेगा, और तुम तो इंसान हो। स्वर में व्यंग के भाव आ गए। लेकिन मेरी ये बात अपने पल्ले बांध लो कि जंगल में मौजूद वैसी जानवरों से भी ज़्यादा खतरनाक मुझे वो इंसानी दरिंदा लगा है। एकाएक महंत बोला, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। स्वर में तीखापन था। वह इंसान मोती कहता है कि यहाँ पर जवानी में आया था, रहते हुए बूढ़ा हो गया। यहाँ पर कहीं भी पीने के लिए पानी नहीं है। फिर वह पानी कहाँ से पीता है? वहाँ पर गुम्बद व कमरे में भी हमने कहीं भी पानी का इंतजाम हुआ नहीं देखा। भीमराव की आंखें सिकुड़ गईं, होठ टेढ़े मेढ़े हो गए। तुम्हारी बात में दम है, भीमराव फौरन बोला। पानी तो यहाँ है नहीं। अपनी प्यास बुझाने के लिए वह क्या करता होगा? आज जाएंगे उसके पास। चंदानी और सुजान सिंह को भी ये बात बतानी पड़ेगी। हो सकता है वो कोई फ्रॉड हो और किसी चक्कर में हमसे 2-4 दिन पहले गुम्बद में आ ठहरा हो सकता है उसे हम लोगों के चक्कर की कोई खबर लग गई हो और हमारा मार्गदर्शक बनकर खजाने तक पहुँच खजाना एन मौके पर हत्या लेना चाहता हो। या ऐसा कुछ भी हो सकता है। हमें रात भर उसकी निगरानी करनी चाहिए थी ताकि असलियत हमारे सामने आ सके। आओ इस बारे में सुजान सिंह और चंदानी से बात करें। दोनों टेंटों की तरफ बढ़ गए। अगला दृश्य। सुजान सिंह, मेवाराम, चंदानी, भीमराव और महंत जब गुम्बदनुमा कमरे के करीब पहुंचे तो दिन के 12 बज रहे थे। सूर्य की किरणें चिलचिलाती धूप फेंक रही थी। पसीना बदन को खाए जा रहा था। सुजान सिंह ने अपने आदमी को चारों तरफ फैला दिया था ताकि देवराज लोटिया वहां आ पहुंचे तो उन्हें खबर मिल जाए। गुम्बदनुमा कमरे में प्रवेश करते ही उन्हें धूप से राहत मिली, परंतु भीतर की गर्मी ने उनके गलों को खुश्क कर दिया। कमरा खाली था। मोती वहाँ मौजूद नहीं था। वो तो है नहीं, सुजान सिंह के होंठों से निकला। बाहर गया होगा, महंत ने कहा। यह गड्ढा कैसा है? भीमराव की निगाह कोने में दिखाई दे रहे गड्ढे पर जा टिकी। सब उसी तरफ देखने लगे। चंदानी जल्दी से आगे बढ़ा और खुद गड्ढे को झांक कर देखने लगा। फिर उसकी निगाह कुछ ही दूर पर पड़ी छोटी सी संदूकची पर जा टिकी, जो कि जंग लग जाने के कारण कई जगह से आर पार दिखाई दे रही थी। चंदानी कई पलों तक संदूकची को उलट पलट कर देखता रहा, फिर उसे गड्ढे के भीतर रखकर जांचा। इस संदूकची को ज़मीन खोदकर गड्ढे में से निकाला गया। आखिरकार चंदानी ने खामोशी तोड़ी और खड़े होते हुए बोला, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इंसान 20-25 सालों से यहाँ रह रहा हो, उसने इसमें क्या छिपा कर रखा होगा, और ज़मीन देखकर लगता है कि जैसे मुद्दत के बाद इसे खोदा गया हो। इसका जवाब किसी के पास नहीं था। सब असमंजसता में थे। इसके सामान की तलाशी लो, शायद कुछ मिले। अगले ही पल चारों वहाँ सामान की तलाशी लेने में जुट गए। गिनती का सामान था। 2 मिनट में ही तलाशी समाप्त हो गई। कुछ भी हाथ न लगा। यहाँ पर कहीं भी पानी नहीं है, चंदानी ने सुजान सिंह से कहा। अब ये बात वास्तव में गौर करने के काबिल है कि वो पानी कहाँ से। मैं पूछूंगा उससे, सुजान सिंह ने कठोर स्वर में कहा। मुझे तो लग रहा है कि जैसे वह बहरूपिया हो। कोई बड़ी बात नहीं कि वह देवराज और लोटिया का आदमी और हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए पहले ही यहाँ जमा हो। बात जची भी और नहीं भी जची, कुछ भी हो सकता था। नहीं, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, भीमराव ने इनकार में सिर हिलाया। वह देवराज चौहान वगैरह का आदमी नहीं हो सकता। देवराज चौहान सीधा गर्दन उड़ा देने में विश्वास रखता है, इस तरह के घाती खेल नहीं खेलता। और फिर यहाँ रहने वाले की हालत देखो, वो वास्तव में जंगली लग रहा है, जैसे लंबे समय से यहाँ रह रहा हो। उस पर शक करने की वजह हमारे पास सिर्फ पानी है। वो पानी कहाँ से? भीमराव के शब्द अधूरे ही रह गए। वह अचानक ही जाने कहाँ से निकलकर भीतर आने वाले रास्ते पर आ खड़ा हुआ था। उसके दाएं हाथ में कुल्हाड़ी थी जिस पर ताज़ा खून चमक रहा था, और बाएं हाथ में भेड़िए का मृत शरीर था।
भेड़िए की पीठ कुल्हाड़ी से आधी कटी हुई थी और खून बूंद बूंद करके नीचे टपक रहा था। ऐसी स्थिति में मोती वैशी दरिंदा लग रहा था। उसकी दरारों वाली लाल आंखें चारों पर से घूमती हुई मेवाराम चंदानी पर जा टिकी। महंत और भीमराव की आंखें आपस में टकराईं। मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या कर रहे हो? मोती गुर्राया। तुमसे मिलने आए थे, नहीं मिले तो तुम्हारे आने का इंतजार करने लगे, चंदानी बोला। मोती ने वैशी आंखों से उसे घूरते हुए अपना नंगा पांव आगे रखा और 2 कदम उनके पास आ पहुंचा। आज के बाद फिर कभी ऐसा हो तो बाहर खड़े होकर ही इंतज़ार करना, भीतर कदम रखने की हिम्मत भी ना करना। मेरी इजाज़त के बिना कोई यहाँ आए यह बात मुझे कभी भी बर्दाश्त नहीं होती। इस भेड़िए की तरह तुम सबके भी टुकड़े कर दूंगा। उसके सर में वहशीपन इस कदर मौजूद था कि उन जैसे दिलोरों के जिस्म में भी भयपूर्ण लहरें दौड़ सी गईं। अपने नंगे पाँव को थप थप करते हुए वह आगे बढ़ा और हाथ में पकड़ा हुआ कटा भेड़िया एक तरफ फेंका और खून से सनी कुल्हाड़ी को दीवार के सहारे टिकाकर उन चारों को खूनी निगाहों से देखा। यहाँ क्यों आए हो? शिकार पर चलना है? वो गुर्राया। नहीं, अभी नहीं, 1-2 दिन तक चलेंगे, सुजान सिंह बोला। कुछ तैयारियां रह गई, उनके पूरे होते ही हम शिकार पर चलेंगे। तो जाओ यहाँ से। मोती आगे बढ़कर कटे भेड़िए के करीब बैठा और लोहे की पत्ती से उसकी खाल उधेड़ कर अलग करने लगा। और अब यहाँ तभी आना जब शिकार पर जाना हो। पानी मिलेगा, बहुत प्यास लगी है, भीमराव ने एकाएक कहा। भेड़िए की खाल उधेड़नी छोड़कर मोती ने खूंखार निगाहों से उसे देखा, फिर ज़मीन पर पड़ी सूखी पत्तियों की तरफ इशारा किया। मुट्ठी भर पत्तियां लेकर हाथ में मसल कर पीस कर जुबान पर रख लो। चारों की निगाहें कोने में पड़े पत्तियों के ढेर पर जा टिकी। हमने तो पानी मांगा है, ये पानी ही है। मोती मेहनत की बात काट कर गुर्राया। जो मैंने कहा है वही करो, उसके बाद पानी की प्यास नहीं लगेगी। मुट्ठी भर पत्तियां का चूरा पेट में पहुंचकर पानी जैसे ही रूप ले लेता है। कई घंटे फिर प्यास नहीं लगेगी, जबकि पानी पीने के 10 मिनट बाद ही फिर प्यास लगनी आरंभ हो जाएगी। चारों ने एक दूसरे को देखा, उन्हें वास्तव में प्यास लग रही थी। भीमराव आगे बढ़ा और मुट्ठी भर पत्तियां उठाकर दोनों हाथों में मसली और उन्हें रगड़ कर मुंह में डाल लिया। वह स्वाद विहीन थी। मुंह में डालते ही उसे कुछ अजीब सा लगा। थूक का सहारा लेकर कठिनाई से गले के पार निकला। इस काम में उसे काफ़ी कठिनाई हुई, परंतु 2 पलों के बाद ही उसे महसूस होने लगा कि उसकी जीभ और सूख रहा गला, जिसे कि पानी की आवश्यकता थी, वह आवश्यकता पूरी हो गई है। अब उसे पानी की प्यास नहीं लग रही। भीतर ही भीतर वह खुद को तरोताज़ा महसूस कर रहा था। उसने मोती पर निगाह मारी, जो कि भेड़िए की खाल उधेड़ने में व्यस्त था। फिर अपने साथियों की तरफ देखा। ये सूखी पत्तियां तो वास्तव में कमाल की हैं, पानी से ज़्यादा असरदार हैं। भीमराव की बात सुनकर चंदानी आगे बढ़ा। उसने भी पत्तियां इसी प्रकार मुंह में डाली। फिर मैन तो सुजान सिंह ने। पानी की बात को लेकर जो शंका मोती के प्रति उनके मन में उठी थी वो दूर हो गई थी। ये पत्तियां कमाल की हैं। महन ने मुस्कुराकर मोती को देखा। अब तक मोती भेड़िए के शरीर की सारी खाल उतार चुका था। उसने सिर उठाकर महंत को देखा, कहा कुछ भी नहीं, अपने काम में व्यस्त हो गया। लकड़ियां उठाकर एक जगह इकट्ठी करने लगा। कदाचित उन्हें जलाकर भेड़िए के मांस को आग पर भूनना था। उसके हाथों और कपड़े पर भेड़िया का खून ही खून नजर आ रहा था। एक बात का जवाब दोगे? अचानक ही चंदानी बोला। मोती की वैसी निगाह चंदानी के चेहरे पर झटकी। बोलो। ऐसा लगा जैसे मृत भेड़िया जीवित होकर गुर्रा उठा। कोने में तुमने गड्ढा खोदा है, उसके बीच में वह बाहर पड़ी संदूकची निकाली है। संदूकची में तुमने ऐसा क्या डाल रखा था कि ज़मीन में तबानी पड़ी? 2 इंसानों की जिंदा लाशें उस संदूकची में बंद थी। मोती दरिंदी की वजह सर में बोला। अब उनके नर कंकालों को निकाला है ज़मीन में दफन करने के लिए। जब जंगल में जाऊंगा तो भीतर कहीं अच्छी जगह देखकर लाशों को दफन करूंगा। ऐसी जगह जहाँ नर कंकाल दबे रहें, जानवर भी उन्हें खोद कर ना निकाल सके। उसकी बात पर चंदानी की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। 1 फुट की छोटी सी संदूकची में 2 जिंदा लाशें? मैं समझा नहीं कि तुम कहना क्या चाहते हो। जंगली भाषा का अंदाज तुम लोगों की समझ में नहीं आएगा, मोती कुर्रा है। मेरी किसी भी बात से तुम लोगों का कोई वास्ता नहीं, चलते बनो। इंसानों को देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अब उस वक्त ही है ना जब शिकार पर जाना हो, जाओ। वो सब बाहर निकल गए। सुजान सिंह अपने साथ 2 आदमी लाया। मोती की अजीब बातों को सुनकर उसने मोती पर निगाह रखने की सोची और साथ आए दोनों आदमियों को गुंबदनुमा कमरे से कुछ दूर रहकर मोती पर नजर रखने को कह दिया। सुजान सिंह की हिदायत थी कि यह निगरानी दिन ढलने तक चलनी चाहिए, उसके बाद अंधेरा होने तक दोनों वापस खेमों तक पहुंच जाए। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने निगाह उठाकर सिर पर सुलगते सूर्य पर निगाह डाली तो आंखें चौंधिया गईं। मिचमिचाकर आंखें ठीक करते हुए जेब से पसीने से भरा मैला रुमाल निकालकर चेहरे पर बहते पसीने को साफ करने का असफल प्रयास किया। आग के समान सुलगती धूप ने उनकी हालत बदतर कर रखी थी। उसके साथ जगमोहन, जयकिशन, लोटिया, सुधीर शर्मा, बूंदी बलिया, पाल खन्ना, अवतार सिंह और 5 बदमाश टाइप व्यक्ति थे जिनका शहर से ही चलने से पहले इंतजाम किया था, जो भारी सामान उठाने के साथ साथ हर तरह के हालातों का मुकाबला कर सकें। बदले में उन्हें अच्छा खासा माल दिया गया था।
इनके साथ फोतेदार सिंह और उसके 8 खतरनाक साथी थे। लगातार सफ़र के पश्चात भोर होते ही उन्होंने आदिवासी जातियों की बस्तियां पार कर ली थीं। बिना रुके वे आगे बढ़ते ही रहे थे। सूर्य सिर पर पहुंचा तो सब जंगल की जद तक पहुंच गए थे। तुम क्यों हमें धूप में मरवा रहा है लोटिया? फोतेदार झंझाट भरे में सर में कह उठा। इससे बढ़िया तो चंबल ही था। ठंडी छाँव के लिए ठंडी छाँव को लिए तो पड़े तो थे। यहाँ तो पेड़ भी हैं तो सूखी टहनियाँ लिए खड़े हैं। छाँव वाला तो शायद ही कोई पेड़ हो। काने को ख्वाब में भी छीछड़े ही नजर आते हैं, सुधीर शर्मा बड़बड़ाया। पोतेदार ने मुंडी घुमाकर कड़वी निगाहों से उसे देखा। साले नशेड़ी, चुपचाप पिए जा। काम का ना काज का। घंटे भर में पूरा ड्रम शराब का। पीने की भी हद होती है। बोले जा, मेरा क्या जाता है। सुधीर शर्मा ने पैंट में घोंस रखी बोतल निकाली और बड़े बड़े दो घूंट ले लिए। सफ़र के दरमियान वह कम पी रहा था, इस डर से कि कहीं शराब खत्म ना हो जाए। सिर्फ 2 आदमियों ने तो उसकी शराब के केन उठाए हुए थे, जिनमें करीब 50 बोतलों के बराबर शराब भरी पड़ी थी। लोटिया ने आस्तीन से चेहरे पर आए पसीने को साफ किया, परंतु पसीने की चिपचिपाहट चैन की सांस लाने नहीं दे रही थी। मैं जिस गुम्बद की तलाश में हूँ वह कहीं आसपास ही होना चाहिए। जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे खजाने तक नहीं पहुँच पाएंगे। खजाने तक जाने की शुरुआत उस गुम्बद से ही होती है। लोटिया ने फोतेदार को देखा। लो भाई, उसे ढूंढ, तलाश कर, फोतेदार बोला। इस तरह भटकते रहे तो हमारी हालत बुरी से बदतर हो जाएगी। वैसे हम सही रास्ते पर हैं ना? सही रास्ते पर हैं। जंगल में माल दबाने के बाद मैं 3-4 बार गुम्बद तक आया था। मेरे ख्याल से लाल रंग का गुम्बदनुमा कमरा आसपास ही कहीं होना चाहिए। अगर वह सलामत नहीं है तो उसके अवशेष। ठहरो। एकाएक अवतार सिंह की सतर्क आवाज़ गूंजी। सब ठिठक गए। उनकी निगाहें अवतार सिंह पर गईं। फिर अवतार सिंह का पीछा करती हुई करीब 30 गज दूर पेड़ के तने के पास पड़ी लाश पर जा टिकी। उसका कटा हुआ सिर धड़ के करीब ही पड़ा था। कुछ ही पलों में सब लाश को घेरे खड़े थे।